अच्छा, Bismillahirrahmanirrahim. Last time we covered the lecture 2 up to this slide, in which we discussed the expansion of gases, and we also discussed that some of the gases, when they are expanded through throttling process, instead of decrease in the temperature, their temperature increases, while some of the gases, after throttling the temperature, the final temperature is decreased as compared to the initial temperature, while some of the gases that obeys the ideal gas law, their temperature neither increases nor it decreases. ठीक है, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, और उसके लिए हमने ये जोल थॉमसन कोफिशिएंट जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे दिस इक्वेशन, ये डिस्कस किया था, और उसकी पूरी डिराइवेशन जो है इस पीडीएफ फाइल में मैंने दिखाई थी आपको। तो अगर लेक्चर 2 आपको नहीं मिला है तो आज मतलब आपको अभी अपलोड कर दिया है, तो आप फिर चेक कर ले। अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसको फिर डिस्कस हम कर लेंगे, ठीक है। इसमें जो इक्वेशंस यूज हुए हैं उसमें बेसिक थर्मोडायनेमिक्स जो आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी है उसके इक्वेशंस हैं। फिर उसमें एक साइंटिस्ट है, या आप कहे कि एक्सपर्ट है जो इस सब्जेक्ट का, उसने कुछ रिलेशन डिराइव की है, मैक्सवेल रिलेशन। वो मैक्सवेल रिलेशन जो है बेसिकली मैथमेटिक्स के रूल्स हैं, वो रूल्स अप्लाई करके आप थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन पर अप्लाई करते हो, और उससे जो है आपके पास वो मुख्तलिफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बीच रिलेशन जो है आपके पास आ जाती है। वो रिलेशन इसमें इम्पॉर्टेंट इन द सेंस इसलिए होती है कि बाज रिलेशन, थर्मोडायनेमिक रिलेशन, हमारे पास लेट से कोई इक्वेशन है जिसमें वो मतलब इस तरह की कंडीशन हो कि लेट से आपके पास एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो एंट्रोपी को प्रैक्टिकल लाइफ में कांस्टेंट कंसिडर करना जो है वो मुश्किल है। तो उसको मोस्ट यूजफुल फॉर्म में ले जाने के लिए मैक्सवेल रिलेशन जो है वो अप्लाई होती है थर्मोडायनेमिक्स लॉस के ऊपर, और उसको यूजफुल जो है मतलब लेट से अगर कांस्टेंट एंट्रोपी की जगह अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम कह दे, सो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ रियलिस्टिक अप्रोच, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम आप इज्यूम कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट एंट्रोपी इमेजिन करना प्रैक्टिकली जो है उसको मतलब कांस्टेंट एंट्रोपी पर वो प्रोसेस करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए जो है ये जोल थॉमसन कोफिशिएंट की जो फाइनल इक्वेशन आती है, इसमें एक तो मैक्सवेल रिलेशन यूज होगी, दूसरी बात यह है कि इसमें थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ की जो मुख्तलिफ फॉर्म्स है, जिसमें गिब्स एनर्जी एक फॉर्म है या हेल्महोल्ट्ज एनर्जी एक फॉर्म है, उस फॉर्म में भी आप लेके जाते हैं, ठीक है। तीसरा इसमें यह है कि जो टीडीएस की इक्वेशंस है थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों ने पढ़ी होगी कि टीडीएस फर्स्ट इक्वेशन एंड टीडीएस सेकंड इक्वेशन, वो दो फॉर्म्स भी इसमें अप्लाई होती हैं, तो तब जाके जो है आपका जो जॉल थॉमसन कोफिशिएंट का ये इक्वेशन आता है वो आप उससे डिराइव कर सकते हैं। तो आप खुद इसको देख ले, अगर फिर भी समझ नहीं आती तो इसका एक ऑनलाइन वीडियो मैंने डाउनलोड अभी तो नहीं की, सिर्फ देखी है, वो डाउनलोड करके जो है कमिंग लेक्चर में आप लोगों के साथ मैं शेयर फिर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, सो वी ऑलरेडी डिस्कस दिस लेक्चर, थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा देता हूं आपको कि इसमें जो जॉल थॉमसन कोफिशिएंट है ये बेसिकली क्या रिलेशन शो करता है, ये टेम्परेचर और प्रेशर के बीच रिलेशन शो करता है कि लेट से आप प्रेशर डिक्रीज कराते हैं, चूंकि थ्रॉटलिंग में प्रेशर डिक्रीज होता है तो इसका इम्पैक्ट टेम्परेचर के ऊपर क्या आता है, और ये टेम्परेचर और प्रेशर के बीच जो रिलेशन ये जॉल थॉमसन कोफिशिएंट शो करता है, किस प्रोसेस के लिए करता है, कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस के लिए करता है, ठीक है। तो इसलिए इसके साथ ये सबस्क्रिप्ट में एच लिखा हुआ है। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि द डीपी, द चेंज इन द प्रेशर ड्यूरिंग द थ्रॉटलिंग प्रोसेस विल ऑलवेज बी नेगेटिव बिकॉज यू आर सब्ट्रैक्टिंग द इनिशियल वैल्यू फ्रॉम द फाइनल वैल्यू, और आपको पता है कि एक्सपेंशन में फाइनल प्रेशर जो है इनिशियल प्रेशर की निस्बत कम होती है, सो डीपी विल ऑलवेज बी नेगेटिव। तो अगर हमारे पास ये जो ऊपर पार्शियल
टेम्परेचर के साथ डेरिवेटिव आ रहा है, अगर वो भी नेगेटिव है तो इसका मतलब ये होगा कि पार्शियल टेम्परेचर जब नेगेटिव होता है तो उसका मतलब ये है कि फाइनल टेम्परेचर विल बी लोअर एज कंपेयर टू द इनिशियल टेम्परेचर। तो जब नेगेटिव और नेगेटिव आपस में डिवाइड होते हैं तो आपके पास ये यूजेटी उससे पॉजिटिव आ जाता है, 0 से ज्यादा वैल्यू उसकी आ जाती है। तो वो अगर यूजेटी आपके पास पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब ये है कि जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट पॉजिटिव का मतलब ये है कि आफ्टर द थ्रॉटलिंग प्रोसेस the expansion will result in the decrease of temperature of that fluid। ठीक है, उस गैस का जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो कम होगा तो कूलिंग काज होगी उस एक्सपेंशन में। उसका रिवर्स ये है कि अगर ये वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ जाए, क्योंकि डीपी तो हमेशा नेगेटिव होगा, डीटी के साथ जो है अगर फाइनल टेम्परेचर इनिशियल से ज्यादा आ रहा हो तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो पॉजिटिव को नेगेटिव से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास ये टर्म जो है यूजेटी आपके पास नेगेटिव आएगी, जो कि इंडिकेट करेगी कि आफ्टर द एक्सपेंशन टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो दिस वी डिस्कस लास्ट टाइम। और फिर इसी एक्सप्रेशन को जो अभी मैंने डिस्कस किया है कि इस पीडीएफ फाइल में थर्मोडायनेमिक्स लॉ को आगे एक्सटेंड किया है, उस पर कांस्टेंट एंथैल्पी की डिफिनीशन अप्लाई की है और फिर उसमें मैक्सवेल रिलेशन से एक पैरामीटर इस इक्वेशन के अंदर डाला है और फिर फाइनल इक्वेशन हमारे पास ये आ गया है। तो इसी इक्वेशन को यूज करके हमने ये भी प्रूव किया था कि जो आइडियल गैस हैं उनकी थ्रॉटलिंग अगर आप कर दे तो द टेम्परेचर विल रिमेन अनअफेक्टेड, जो इनिशियल टेम्परेचर है वो फाइनल टेम्परेचर रहेगा। इसका प्रूफ हमने इस इक्वेशन से भी दिया था, और अगर आप एंथैल्पी की डिफिनीशन को देख ले और उसमें आइडियल गैस लॉ के ऊपर आप वो डिफिनीशन अप्लाई कर दे तो उससे भी आपको अंदाजा हो सकता है। अच्छा, तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है इस स्लाइड से रिलेवेंट तो आप बता दें, नहीं है तो फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं। ठीक है, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। अच्छा, लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था एंथैल्पी से रिलेवेंट कि ये एंथैल्पी जो कांस्टेंट रहती है तो टेम्परेचर किस तरह से डिक्रीज होता है, तो उसको उसका आंसर मिल गया है या अभी भी कंफ्यूजन है? अच्छा, एनीवेज लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड और उसको देखते हैं। ठीक है, तो फुल स्क्रीन पर करते हैं, अगर फिर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड हो तो मैं दोबारा जो है इस तरह शो कर दूंगा। अच्छा, द टॉपिक इज द एक्सपेंशन ऑफ गैसेस इन द इन्वर्जन पॉइंट। अभी डिस्कशन हो रही थी थ्रॉटलिंग प्रोसेस या एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, तो उसमें हमने ये देख लिया कि जो रियल गैसेस हैं उनकी टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। तो ये टॉपिक जो है उसी से रिलेवेंट है। इसमें मुख्तलिफ, सबसे पहले ये ग्राफ जो हमें मिला है, दिस इज ऑन द टीपी। वर्टिकल एक्सिस पर हमारे पास टेम्परेचर है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमारे पास प्रेशर है, और इन टीपी कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन जो है वो शो हुई है डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन से इसलिए शो हुई है कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस को आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो कर सकते हैं, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस हो तो उसको आप शो नहीं कर सकते। तो इसलिए यहां पर इस प्रोसेस को इस तरह डॉटेड लाइन से शो किया गया है। ठीक है, तो अगर इस टीपी कोऑर्डिनेट्स को हम देख ले तो अगर इस एरो के हॉरिजॉन्टल एक्सिस की ओरिजिन की तरफ अगर हम आ जाए तो हमारे पास इस प्रोसेस का जो है, अगर लेट से राइट साइड से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस शो करती है कि प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, इसी तरह टेम्परेचर एक्सिस के लेट से टॉप से बॉटम की तरफ आ जाए तो टेम्परेचर उसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो लेट से बिफोर द थ्रॉटलिंग हमारे पास जो इनिशियल पॉइंट है जिसको एम्प्टी सर्कल या हॉलो सर्कल से यहां पर शो किया है आई अल्फाबेट के साथ। ठीक है, स्टार्ट बिफोर द थ्रॉटलिंग। लेट से हमारे पास एक गैस है जिसकी इनिशियल प्रेशर पॉइंट आई के ऊपर एग्जिस्ट करती है और उसका इनिशियल टेम्परेचर लेट से टी आई के ऊपर, जिसकी लेवल ऑलमोस्ट ये वर्टिकल एक्सिस पर यहां पर होगी। तो अगर हम उसकी एक्सपेंशन कास कर दे तो मींस के इस आई पॉइंट से हम लेफ्ट की तरफ आएंगे। तो अगर लेट से
कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस, चूंकि थ्रॉटलिंग हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसी डॉटेड लाइन के ऊपर हम जाएंगे इस तरह से। तो अगर इसकी एक्सपेंशन हम इनिशियल पॉइंट से कर दे और हम लेफ्ट साइड पर आ जाए, लेट से F1 पॉइंट के ऊपर आ जाए, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इनिशियल प्रेशर से फाइनल प्रेशर F1 के ऊपर कम हो गया है, लेकिन टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट आया है कि टेम्परेचर भी इनिशियल पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो लो है और फाइनल F1 पर जो टेम्परेचर है वो हाई है। तो ये हमें ये कर्व जो है ये शो कर रहा है कि जो थ्रॉटलिंग इस गैस की होगी आई पॉइंट से F1 की तरफ, तो हमारे पास इस थ्रॉटलिंग प्रोसेस में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। तो इस प्रोसेस के लिए हमारे पास क्या होगा कि जूल थॉम्सन कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव रहेगा, और जो कि इंडिकेट करता है कि द चेंज इन द टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द प्रेशर इज अ नेगेटिव। ठीक है, ये जो dt और dp अभी यहाँ पर हमने जूल थॉम्सन कोफिशिएंट को जो डिफाइन किया है dt और dp, ये बेसिकली कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस की स्लोप को शो करता है। तो चूंकि इस स्लाइड में जो कांस्टेंट एंथैल्पी की जो स्लोप है वो नेगेटिव है, तो ये इंडिकेट करता है कि नेगेटिव स्लोप के लिए हमेशा एक्सपेंशन जो है वो थ्रॉटलिंग से जो एक्सपेंशन होगी वो हमेशा हाई टेम्परेचर कास्ट करेगी। तो अगर इसको देख ले इसी कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस लाइन के ऊपर, यहां से लेकर यहां तक जो है जो भी एक्सपेंशन होगा इस पॉइंट I से F3 तक, उसमें हमेशा जो है आफ्टर द एक्सपेंशन टेम्परेचर इंक्रीज हो गए, क्योंकि एवरी पॉइंट हैज अ हाई टेम्परेचर एज कंपेयर टू द इनिशियल I पॉइंट। ठीक है, अच्छा, फिर जब F3 के बाद लेट से अभी इसी प्रोसेस लाइन के ऊपर आपके पास इनिशियल प्रेशर और इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज एट F3, तो इस वर्टिकल डॉटेड लाइन पर वो आपका गैस का स्टेट पॉइंट फिक्स हो गया है। ठीक है, और उसके ऑनवर्ड आप एक्सपेंशन करते हैं, तो उसी गैस के लिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एट दिस पॉइंट द प्रेशर इज एट दिस लेवल व्हाइल द टेम्परेचर इज एट दिस लेवल। Beyond this point, if you are doing the expansion through the throttling process, तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर डिक्रीज होगा। लेट से इस F3 और इस F5 को आप कंपेयर कर दे, तो F3 की जगह F5 पर जो प्रेशर है वो भी डिक्रीज हो गया है क्योंकि थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, और F3 की जगह जो उसका टेम्परेचर है वो F5 की निस्बत जो है वो हाई है। तो इट मीन्स के इस पॉइंट के ऑनवर्ड आप एक्सपेंशन कास्ट करोगे तो आपके पास जो कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस की जो स्लोप है दैट इज पॉजिटिव, और उसका मतलब ये है कि UJT इज बेसिकली पॉजिटिव। सो इस पॉइंट से ऑनवर्ड जब आप एक्सपेंशन करोगे गैस की थ्रॉटलिंग से, तो हमेशा जो है लो टेम्परेचर उससे काज होगी। सो दिस पॉइंट विच on the right of this point, the throttling process will always cause the heating phenomena, and after this point on the left side of this point the throttling will result in the cooling of the gases. So this point is basically known as the inversion point. तो रेफ्रिजरेशन एस्पेक्ट को अगर आप देख ले तो हम जो है इस इन्वर्जन पॉइंट में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि इस पॉइंट से ऑनवर्ड जो है गैस की कूलिंग काज होगी। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ही गैस के लिए अगर आप उसको एक लेवल में एक्सपेंड कराते हैं तो उससे हीटिंग काज होगी, और उस लेवल को जब इन्वर्जन पॉइंट से आप बियॉन्ड चले जाएं तो वही गैस जो है आफ्टर द थ्रॉटलिंग द एक्सपेंशन विल रिजल्ट इन द कूलिंग। तो आप उस गैस के इन्वर्जन पॉइंट में इंटरेस्टेड होते हैं। तो दिस इज बेसिकली द पॉइंट ऑन विच द राइट ऑफ विच द एक्सपेंशन विल रिजल्ट इन द हीटिंग ऑफ द गैस, while on the left side of that point the expansion will result in the cooling of the gas. That point is basically known as the inversion point. So inversion के दोनों तरफ गैसियस स्टेट में रहेगा ना? हाँ, गैसियस स्टेट में, क्योंकि ये गैसेस की एक्सपेंशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अभी एक बात ये भी आप जहन में नोट कर ले कि ये एक पर्टिकुलर एंथैल्पी के ऊपर हमारे पास ये कर्व बन रहा है। अगर उस गैस की एंथैल्पी आप बढ़ा रहे और उसी हाई एंथैल्पी के ऊपर आप कंसीडर कर ले तो आपके पास इसी तरह एक दूसरा इन्वर्जन कर्व इस तरह से बन जाएगा। मतलब ये जो अभी बना है ना, ये
कप शेप जो स्ट्रक्चर है डॉटेड लाइन, एक दूसरा डॉटेड लाइन आपके पास बन जाएगा और उसके लिए उसी हाई इंथैल्पी के ऊपर एक दूसरा इन्वर्जन पॉइंट होगा. So this inversion point for the particular gas is also a function of the enthalpy also. उसकी इंथैल्पी आप चेंज करोगे तो साथ में वो इन्वर्जन पॉइंट भी उसका शिफ्ट होगा. और यही डिस्कशन जो है हमारे पास दूसरे स्लाइड में अवेलेबल है. ठीक है, अच्छा, इसी से रिलेवेंट अगर आपके क्वेश्चन है तो आप कर ले, वरना नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं. फिर ये ग्राफ हमारे पास आया कहाँ से है, कहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट किया इसको? अच्छा, ग्राफ कहाँ से आया? आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है लेकिन मैंने सुन लिया है. ठीक है, ये ग्राफ जो है बेसिकली थ्रॉटलिंग प्रोसेस की डिफिनीशन से आया है. उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस होती है उसमें हमारे पास एक इनिशियल प्रेशर होता है और उसकी इनिशियल टेम्परेचर होती है. ठीक है, और उसको हम परफोरेटेड प्लेट से गुजारते हैं और उसी इनिशियल प्रेशर और इनिशियल टेम्परेचर के ऊपर उस गैस की एक इनलेट एंथैल्पी भी होगी. ठीक है, और फिर हम लिड से अगर उसी परफोरेटेड प्लेट की जगह कोई और परफोरेटेड प्लेट हम उसके उस पाइप के अंदर लगा रहे तो उससे जो इनिशियली आपने जो प्लेट लगाया हुआ था उसके रिजल्ट में उस परफोरेटेड प्लेट के दूसरे साइड पर एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर क्रिएट होगा जो कि दोनों साइड पर आपकी इंथैल्पी कांस्टेंट होगी. ठीक है, तो उस परफोरेटेड प्लेट के ऊपर जो है आपके पास फाइनल स्टेज पर लिड से आपके पास इनिशियल पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर और टेम्परेचर था बिफोर द थ्रॉटलिंग प्रोसेस, जो लेफ्ट साइड पर आपका प्रेशर और टेम्परेचर था, दैट वाज इनिशियल पॉइंट आई. तो आपने एक परफोरेटेड प्लेट उस पाइप के अंदर लगा दिया जिसकी निस्बत आपके पास एक दूसरा प्रेशर परफोरेटेड प्लेट के राइट साइड पर एक दूसरी प्रेशर और एक दूसरा टेम्परेचर आपको मिल गया और वो पॉइंट आपने इस तरह ट्रेस कर दिया. ठीक है, तो उसी इंथैल्पी के ऊपर आपने दूसरा प्रेशर और दूसरा टेम्परेचर ट्रेस कर दिया और वो कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन आपने उससे गुजार दी दोनों पॉइंट से. फिर आपने वो परफोरेटेड प्लेट निकाल ली और उसके अंदर जो है उसी पाइप के अंदर एक तीसरा या दूसरा परफोरेटेड प्लेट जो है उसके अंदर इंसर्ट कर दिया जिसके अंदर होल्स जो है मजीद आपने छोटे छोटे कर दिए. ठीक है, तो वो परफोरेटेड प्लेट जब आप उसके अंदर रखोगे तो वो परफोरेटेड प्लेट एग्जिट पर आपके पास एक दूसरा स्टेट उसी गैस के लिए एक दूसरा स्टेट बन जाएगा. तो फिर आप उस पॉइंट को यहां पर ट्रेस कर दोगे. फिर इसी तरह तीसरा प्लेट रख के आप एग्जिट पर तीसरी स्टेट, तो फाइनली आपके पास जो है इससे एक कर्व आप गुजारोगे तो वो कर्व आपके पास इस तरह से बन जाएगी. ठीक है ना? राइट सर. अच्छा, अगर इसकी जगह आपने इसके उस पाइप के अंदर आप एक वाल लगा दे तो उस वाल से भी आप उसकी थ्रॉटलिंग कास्ट कर सकते हैं. वाल को थोड़ा सा आप खोलेंगे तो एग्जिट पर एक तरह का प्रेशर और टेम्परेचर आपको मिलेगा, लेकिन थ्रॉटलिंग प्रोसेस चूंकि उसमें होगी तो आपके पास क्या होगा कि इनिशियल एंथैल्पी विल ऑलवेज बी इक्वल टू फाइनल एंथैल्पी. उस वाल को मजीद आप खोल ले तो आपके पास एक दूसरा प्रेशर और दूसरा टेम्परेचर आपको मिल जाएगा. फिर मजीद खोल ले तो इस तरह आप खोलते जाएंगे और आपके पास उस गैस के लिए मजीद जो है स्टेट पॉइंट फिक्स होते जाएंगे. तो एक पॉइंट आ जाएगा कि एक आफ्टर taking several reading you will be able to draw this inversion curve for that particular gas. ठीक है? यस सर. सर तो अच्छा. ये हमारे पास जो एसीज होती हैं सर, इनमें भी फिर ये होना चाहिए ना, ये वाला सिस्टम? अच्छा, this is one of the method of producing the low temperature. ठीक है ना? तो ये इस तरह से नहीं है कि ये एसीज में भी अप्लाई होगा. दिस इज जस्ट वन मेथड. आप जो एयरक्राफ्ट एयर कंडीशनिंग है जिसमें एयर यूज होता है फॉर द कूलिंग पर्पसेस, उसमें आप कह सकते हैं कि ये थ्रॉटलिंग जो कास्ट करके आप कूलिंग कास्ट कर सकते हो. लेकिन हमारे पास जो एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर होता है उसमें प्योर फेस चेंज प्रोसेस होता है. द थ्रॉटलिंग इज जस्ट डन फॉर द रिडक्शन ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द कंडेंसर प्रेशर टू द इवेपोरेटर प्रेशर. वो किसी कूलिंग पर्पस के लिए वो थ्रॉटलिंग यूज नहीं होती, बल्कि वहां पर उनकी पर्पस ये होती है कि उसका प्रेशर सिर्फ इवेपोरेटर प्रेशर के ऊपर ले आए फ्रॉम द कंडेंसर प्रेशर. ठीक है? यस सर. हेलो? यस सर, ठीक है. अच्छा, एनी फर्दर क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आप बता दें. तो इसकी जो वो नहीं होगी. आपकी आवाज सही नहीं आ रही, थोड़ा सा ऊंचा आप बोले. हेलो?
आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स मुझे सुन सकते हैं या मेरी जी तरफ? सर जी, आवाज अच्छा, आ रही है सर आपकी। उसका आवाज मुझे नहीं आ रहा, तो पता नहीं क्या। सर हमें भी आपकी नहीं आवाज आ आ रही। रही है सर। अच्छा, अभी क्वेश्चन करे, सही है। आप बाकी लोगों की आवाज आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, क्वेश्चन करे, जो क्वेश्चन है आप कर ले। अच्छा, सो जब दोबारा आपका नेट सही हो जाए तो फिर आप क्वेश्चन कर ले, ठीक है। अच्छा, सो लेट्स लुक टू दिस टॉपिक, द एक्सपेंशन ऑफ गैसेस इन द इन्वर्जन कर्व। मुख्तलिफ इन्वर्जन पॉइंट्स को मिला के जो कर्व बनेगा उसको इन्वर्जन कर्व कहते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये आप देख सकते हैं कि यहां पर जो कर्व इस तरह बने हैं, ये these are the curves that are drawn for the particular gas at different enthalpy points। जिस तरह मैंने आपसे अभी बात की है कि ये हमारे पास एक इन्वर्जन पॉइंट मिल गया है F3 के ऊपर एक इंथाल्पी के लिए। तो अगर इसी तरह आप गैस की इंथाल्पी चेंज कर दे, उसका इनिशियल प्रेशर बिफोर द थ्रॉटलिंग और इनिशियल टेम्परेचर आप चेंज कर दे और फिर परफोरेटेड प्लेट उसकी एक्सपेंशन कास्ट कर दे, तो इनिशियल एंथैल्पी चूंकि उसकी चेंज होगी तो उसके लिए फाइनल एंथैल्पी भी चेंज हो जाएगी। और उसी फाइनल एंथैल्पी और इनिशियल एंथैल्पी के लिए आप वाल खोलते जाएं तो आपके पास एक दूसरा जो है कर्व क्रिएट हो जाएगा, जिससे आपको दूसरा इन्वर्जन पॉइंट मिल जाएगा। वो दूसरे इन्वर्जन पॉइंट जब आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे, इसी तरह तीसरी कांस्टेंट एंथैल्पी के ऊपर तीसरा इन्वर्जन पॉइंट आपको मिल जाएगा, फिर चौथा आपको मिल जाएगा। और इसी तरह चलते चलते जो है आपके पास एक उस इन्वर्जन पॉइंट से आप कर्व गुजारेंगे तो आपके पास एक कर्व क्रिएट हो जाएगी। इस कर्व को कहते हैं इन्वर्जन कर्व। एंड दिस इन्वर्जन कर्व come from the constant enthalpy at different constant enthalpy values और थ्रॉटलिंग प्रोसेस से इन्वर्जन पॉइंट मिल जाएगा और इन्वर्जन पॉइंट से आप ये कर्व गुजारेंगे तो आपके पास इन्वर्जन कर्व क्रिएट हो जाएगी। अब इस इन्वर्जन कर्व की सिग्निफिकेंस क्या है, ये इन्वर्जन पॉइंट हमें दिखाता था कि इन्वर्जन पॉइंट के लेफ्ट साइड पर आपके पास एक्सपेंशन से हमेशा कूलिंग काज होगी। तो जो इन्वर्जन कर्व हमारे पास बनेगा, इस इन्वर्जन कर्व के लेफ्ट साइड पर जो भी एरिया होगा, उस एरिया के अंदर उस पर्टिकुलर गैस के लिए जब आप एक्सपेंशन कास्ट करोगे किसी भी इंथैल्पी पॉइंट के ऊपर, तो वो एक्सपेंशन हमेशा जो है वो कूलिंग उससे काज होगी। और इस इन्वर्जन कर्व के राइट साइड पर उसी गैस की आप एक्सपेंशन कास्ट करोगे, दैट विल रिजल्ट इन द हीटिंग of the gas. So the final temperature after the expansion through throttling process of the gas on the right side of this inversion curve will result in the heating, while the expansion on the left side of this inversion curve will result in the cooling of the gases. तो ये इन्वर्जन कर्व हमें ये शो करता है कि आपका गैस जो है, जो गैस आप एक्सपेंड करा रहे हो वो इस इन्वर्जन कर्व के लेफ्ट साइड पर है या राइट साइड पर है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड in the particular gas expansion and you are interested to get the cooling effect from the expansion of that gases, so उसके लिए जो है आप उसकी इन्वर्जन कर्व को देखेंगे और उसकी इन्वर्जन कर्व को देखकर जो है आप फिर जो है उसको एक्सपेंशन जब कास्ट करोगे तो तभी जाके उससे कूलिंग काज होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें दूसरी पॉइंट ये है कि यहां पर ये इन्वर्जन कर्व इस टी एक्सिस के साथ जो है इंटरसेक्ट हो रहा है। तो दिस पॉइंट इज बेसिकली नोन एज द मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर। इस मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट तो इसका ये है कि ये मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर आपको ये शो करता है कि लेट्स से आपके पास एक गैस है और उसका टेम्परेचर इस मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर से ज्यादा है, तो उस गैस को आप चाहे किसी भी प्रेशर के ऊपर आप एक्सपेंड कर दे, वो गैस हमेशा जो है उससे हीटिंग काज होगी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्जन कर्व जो है यहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इससे ऑनवर्ड इन्वर्जन कर्व की जो इन्वर्जन पॉइंट होगी वो हमेशा जो है इस टेम्परेचर से हाई होगी।
तो अगर किसी गैस की टेम्परेचर उसकी मैक्सिमम इन्वर्जन पॉइंट से हाई है तो वो हमेशा हीटिंग जोन में आएगी, और उसको आप एक्सपेंड कराओगे तो वो हमेशा हीटिंग इफेक्ट उससे काज होगा। तो एक गैस की आपने थ्रॉटलिंग से कूलिंग काज करनी है तो उसका न सिर्फ आप इन्वर्जन कर्व देखेंगे बल्कि उसका मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर भी आप देखेंगे। तो जब ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि जो हीलियम गैस है उसकी जो थ्रॉटलिंग है वो हमेशा हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करती है। वो इसलिए हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करती है कि उस हीलियम गैस की जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो इन्वर्जन टेम्परेचर है 204 किल्वन, 204 किल्वन है। तो उसको अगर आप डिग्री सी में कन्वर्ट करेंगे तो 204 से आप 273 माइनस कर दे तो वो नेगेटिव में उसका इन्वर्जन टेम्परेचर आता है, मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर। तो अगर उस हीलियम गैस की आप लिट से उसको आप चाहते हैं कि उसको एक्सपेंड करके आपके पास कूलिंग आ जाए तो सबसे पहले उसका वो मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर जो है आप डिक्रीज कराओगे, 204 किल्वन से उसका टेम्परेचर कम कराओगे, तो तभी जाके जो है उसकी एक्सपेंशन कास्ट करने से आप उसका टेम्परेचर रिड्यूस कर सकोगे। और आपको पता है कि किसी फ्लूइड की टेम्परेचर डिक्रीज करना उसकी ओरिजिनल टेम्परेचर से उसके लिए रेफ्रिजरेशन रिक्वायर्ड होती है। तो बजाय इसके कि उसका सबसे पहले आप टेम्परेचर कम कर ले और फिर थ्रॉटलिंग कास्ट करके उससे आप जो है रेफ्रिजरेशन पर्पस के लिए यूज कर ले, तो प्रैक्टिकली उसका टेम्परेचर इस तरह से सेट है कि आपके पास जो है उसकी इन्वर्जन टेम्परेचर भी नेगेटिव में आती है। ठीक है, तो नेगेटिव में आने की वजह से उसकी जब आप एटमॉस्फेरिक या नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर आप उसकी एक्सपेंशन कास्ट करते हैं तो उसकी एक्सपेंशन जो है हमेशा हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करती है। तो इसलिए जो है उसका जो जॉल थॉम्सन कोएफिशिएंट है प्रैक्टिकल या नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर थ्रॉटलिंग से उसका टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसलिए जो है उसकी यूजेटी एट द नॉर्मल कंडीशन वो हमेशा नेगेटिव रहती है बिकॉज ऑफ इट्स इन्वर्जन टेम्परेचर। अच्छा, कोई क्वेश्चन है आपका? हेलो? नो सर। अच्छा, लेट्स से एक गैस है जिसकी इन्वर्जन टेम्परेचर आपके पास है 5 डिग्री सी मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर। तो आप उसकी, मैं आपसे कहूं कि इसकी आप जो है थ्रॉटलिंग कास्ट करके मुझे कूलिंग प्रोवाइड कर ले, तो आप क्या करेंगे? 4 डिग्री सी उसका मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर है, तो आप क्या करोगे? एक्सपेंशन करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? 4 डिग्री सी तो नॉर्मल जो अभी या समर सीजन में जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है दैट इज 25 डिग्री सी, तो 4 डिग्री सी तो ऑलरेडी बहुत उसका टेम्परेचर ठंडा है, और उससे कम हाई टेम्परेचर पर आप उसकी एक्सपेंशन से कूलिंग काज नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे? टेम्परेचर कम करेंगे, वो कम करेंगे तो लेट से उसके साथ कोई ठंडी सोर्स आप लगाएंगे, कंटेक्ट में लाएंगे ताकि उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सी से एटलीस्ट कम हो जाए। तो उस टेम्परेचर से लेट से 3 डिग्री सी के ऊपर आप उसका टेम्परेचर ले आए, तो दूसरी पॉइंट आपने उसका प्रेशर देखना होगा। ठीक है, ये अगर स्लाइड को आप देख लेना, एक तो इन्वर्जन टेम्परेचर है, दूसरा आप उसका प्रेशर भी देखोगे कि इस इन्वर्जन कर्व से उसका प्रेशर किस साइड पर है। अगर लिट से प्रेशर आप इस इन्वर्जन कर्व में इस रीजन में आप कंसीडर कर रहे हो और आपने उसका टेम्परेचर 3 डिग्री सी से कम कर दिया है, तो फिर आप उसको एक्सपेंड कराओगे तो उससे उसकी जो है वो एक्सपेंशन से उसकी कूलिंग काज होगी। लेकिन लिट से आपने 3 डिग्री सी ये लेवल सेट कर दिया है और आप इस इन्वर्जन कर्व के राइट साइड से आप उसको एक्सपेंड करते हो, तो तब फिर भी जो है उसकी एक्सपेंशन से जो है कूलिंग काज नहीं होगी। तो आपने प्रेशर भी उसका देखना होता है कि वो इन्वर्जन कर्व के अंदर आना चाहिए। ये प्रेशर एक्सेस है तो ये इस इन्वर्जन कर्व के अंदर आना चाहिए। दूसरी बात है कि उसका मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर भी उससे कम होना चाहिए, तो तभी जाके उसकी थ्रॉटलिंग जो है कूलिंग क्रिएट करेगी। ठीक है, हेलो? जी सर। पॉइंट समझ में नहीं आया। कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया है? ये जो आपने बताया सर, प्रेशर और इन्वर्जन पॉइंट टेम्परेचर सर डिक्रीज होने से। अच्छा, तो फिर इसको देख ले। ठीक है,
अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बता दें कि ये अभी जो मैंने डिस्कस किया है इन्वर्जन, मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर, इसकी समझ तो आपको आई है ना? जी सर। अच्छा, तो आपने चाहे जो भी प्रेशर हो, अगर उसका टेम्परेचर इन्वर्जन पॉइंट से ऊपर हो तो आप जो है उसकी एक्सपेंशन से हमेशा हीटिंग काज होगी, कूलिंग काज नहीं होगी। इस बात को तो आप समझते हैं ना? यस सर, ये समझ आ रहा है सर। अच्छा, तो दूसरी बात इसकी ये भी है कि अगर इस स्लाइड को आप देख ले, दिस इज द मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर। लेट से सम हो आपने उसकी मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया है, लेट से इस लेवल पर आप आए हैं, ये अभी जो यहाँ पर कर्सर मैंने इंटरसेक्ट किया हुआ है इस टेम्परेचर एक्सिस के साथ, आपने इस टेम्परेचर को कम कर दिया है। नो यू हैव अ चांस that you can decrease its temperature, but that chance is limited or dependent on the pressure at that particular temperature. अगर इसी टेम्परेचर के ऊपर अगर मैं ऐसा प्रेशर सेलेक्ट कर दूं कि वो इस कर्व के अंदर आ रहा हो, लेट से इस प्रेशर को मैं कंसीडर कर लूं, अगर इस कर्व से बाहर वाला प्रेशर मैं कंसीडर कर लूं ना, तो इसी टेम्परेचर के ऊपर अगर लेट से यहां पर प्रेशर मैं कंसीडर कर लूं, एक वर्टिकल लाइन यहां से मैं गुजार दूं और उस प्रेशर पर, उस कांस्टेंट एंथैल्पी पर मैं उसी टेम्परेचर पर इसकी एक्सपेंशन काज कर दूं, तो वो बजाय इसके के कूलिंग काज कर दे, वो हीटिंग काज करेगी, क्योंकि वो इन्वर्जन पॉइंट के राइट साइड पर है। तो आपने उस टेम्परेचर पर इन्वर्जन पॉइंट को भी आपने देखना है कि वो इन्वर्जन पॉइंट के राइट साइड पर वो प्रेशर है या उसके लेफ्ट साइड पर है। तो ये फैक्टर भी आपने कंसीडर करना होगा। अगर लेफ्ट साइड पर है और टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से कम है, तो फिर एक्सपेंशन से, थ्रॉटलिंग प्रोसेस से जो एक्सपेंशन काज होगी उससे कूलिंग क्रिएट होगी। अगर इन्वर्जन पॉइंट के राइट साइड पर है या इन्वर्जन कर्व के राइट साइड पर है, तो वो एक्सपेंशन अगर चाहे उसकी इन्वर्जन टेम्परेचर से, टेम्परेचर मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर कम भी हो, तब भी जाके जो है वो हीटिंग उससे काज होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया है अभी। भी समझ आ रही है आपको? जी सर। आप बहुत शोर आ रहा है आपके, आई डोंट नो माइक में मसला है या जो भी मसला है, लेकिन बहुत शोर है। दोबारा क्वेश्चन करें अगर क्वेश्चन है आपका। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स को इसकी आवाज सही आ रही है या मुझे सिर्फ? नहीं आ रही है सर जी, नहीं आ इसकी रही आवाज है। खराब है। कमेंट में बोलो यार, कमेंट में। सर कमेंट अच्छा। सेक्शन में अगर वो अच्छा ठीक है, बस इसका लेट से इसकी नेट का मसला खत्म हो जाए तो फिर क्वेश्चन कर ले। बाकी स्टूडेंट्स के अगर क्वेश्चन है तो पूछ ले। अभी जब हम कूलिंग करेंगे सर, पॉसिबल है कि उसका फेज भी चेंज हो जाए या नहीं? नहीं, दिस इज रियल, मतलब गैस की डिस्कशन हो रही है। तो अगर आप थ्रॉटलिंग से इतनी उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दे कि वो उसकी मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट है या जो लिक्विफिकेशन पॉइंट है, अगर वो उससे डिक्रीज आप कर दे तो फिर लिक्विफिकेशन उसकी पॉसिबल है, क्योंकि जो जोल थॉमसन कोफिशिएंट है ना, या जोल थॉमसन फिनोमेना है, दैट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस। तो लेट्स से अगर किसी गैस की जो लिक्विफाइंग जो पॉइंट है उसका टेम्परेचर का, वो अगर उससे क्रॉस हो रहा हो तो फिर उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो लिक्विड भी हो जाए। यस सर। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। और दिस इज अगेन द इन्वर्जन कर्व डिस्कशन, लेकिन इससे पिछला जो स्लाइड था उसमें हमारे पास टीपी एक्सिस थे, अभी टीएस एक्सिस है। मतलब टेम्परेचर वर्टिकल एक्सिस पर वही सेम है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमारे पास एंट्रोपी आ गई है। लास्ट टाइम या जो लास्ट स्लाइड में था उसमें प्रेशर था। तो अगर इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एंट्रोपी पर कंसीडर कर ले तो टीएस डायग्राम के ऊपर हमारे पास इन्वर्जन कर्व की ये प्रेशर बन जाएगी, और उस पर कांस्टेंट प्रेशर की जो लाइंस है वो ये हैं, एक P1 है, दूसरा P2 है।
तीसरा P3 है और चौथा P4 है। और इसमें कांस्टेंट एंथैल्पी की जो लाइंस है वो ये है, ये यहाँ पर जो डॉटेड H कांस्टेंट जो लिखा है, ये लाइंस, ये वाली लाइन, ठीक है। इसी तरह ये वाली लाइन जो इस तरह है, इसी तरह ये वाली लाइन, और इसका जो वो पॉइंट बनता है जो इन्वर्जन पॉइंट से इस H की मैक्सिमम पीक पॉइंट को आप देख ले। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट ये है, पांचवा ये है, छठा ये है। तो इससे जो लाइन आप गुजारेंगे, दिस इज बेसिकली दैट इन्वर्जन कर्व। उस केस में जो प्रेशर आप बढ़ाते थे तो वो राइट से लेफ्ट की तरफ आप आते थे। अभी जब आप प्रेशर बढ़ाओगे ना तो आपका जो प्रेशर है, अच्छा ये क्या रीजन शो, एक मिनट यार, अच्छा इसमें हमारे पास प्रेशर की सीक्वेंस ये है, P1 जो है सबसे ज्यादा है, P2 उससे थोड़ा सा कम है, फिर P3 P2 से कम है और P4 P3 से कम है, ये रिलेशन है। तो जब एक्सपेंशन आप काज करोगे तो P1 से P2 की तरफ आप जाएंगे। उस केस में जो एक्सपेंशन काज होती थी वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाते थे, अभी लेफ्ट से राइट की तरफ आप जाएंगे। तो इसमें अगर आप देख ले, जब लेफ्ट साइड से आप राइट की तरफ आप जाते हैं तो उस केस में आपके एक्सपेंशन से अप टू दिस इन्वर्जन पॉइंट, लेट से इस H को आप देख ले, इस P1 से लेट से यहां पर आप इस इन्वर्जन पॉइंट और इस P1 के बीच अगर कोई प्रेशर आप कंसीडर कर ले तो इस P1 से उस प्रेशर की तरफ आप जाएंगे तो प्रेशर उसका बढ़ता जाएगा। लेट से इनिशियल टेम्परेचर उसका ये है और फाइनल टेम्परेचर आप इन्वर्जन पॉइंट पर आपने कोई प्रेशर कंसीडर किया है, तो जब एक्सपेंशन काज होगी तो साथ में टेम्परेचर भी उसका बढ़ेगा। अब इस केस में इन्वर्जन पॉइंट के लेफ्ट साइड से राइट की तरफ आप जाते हैं तो इन्वर्जन पॉइंट की लेफ्ट साइड से राइट की तरफ जो है एक्सपेंशन काज करने से हीटिंग काज होगी, और इन्वर्जन पॉइंट से राइट की तरफ आप आगे जाते हैं तो एक्सपेंशन से हमेशा डिक्रीज इन टेम्परेचर काज होगा, ठीक है। और इसी तरह इन्वर्जन कर्व जो बन रहा है अभी, तो हमारे पास इस इन्वर्जन कर्व के राइट साइड पर हमेशा एक्सपेंशन से कूलिंग काज होगी और इसकी लेफ्ट साइड पर एक्सपेंशन से हमेशा हीटिंग काज होगी। तो उसका एक उलट जो है वो डिपेक्ट हुआ है इफेक्ट यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास TP से एक्सिस चेंज हो गए हैं TS के ऊपर। बाकी डिस्कशन इसकी वही है जी। हेलो, कोई क्वेश्चन है आपका? सर जी ये दोबारा इससे थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इसको। अच्छा, इसमें जो लाइंस इनको एक्सप्लेन करते हैं सिर्फ। अच्छा, लाइंस कौन सी लाइंस आप? अच्छा, सारे लाइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वर्टिकल डॉटेड लाइन इज फॉर द कांस्टेंट प्रेशर। डोम के अंदर उसका बिहेवियर कुछ इस तरह से है, इस तरह टिल्टेड हो गया है, ठीक है जी जी। ये जो जिस तरह नो सर, ये जो सर H कांस्टेंट जो लाइन लिखी है ना, इनसे नीचे ये जो एक लाइन है जो कप शेप्ड है, क्या लाइन है? ये वाली लाइन कौन सी लाइन आप पूछ रहे हैं? हेलो, मेरी आवाज सर्विस कर रहा था सर, ये वाली पूछ रहे हैं मेरे ख्याल से, ये कर्व शेप जो है। अच्छा एक मिनट, ये वाली लाइन? यस सर यस। अच्छा, जो आपने ये अभी शो की है, ये मे बी ये उसका वो डोम जो है वो शो कर रहा हो उस पर्टिकुलर गैस का, ठीक है। आई डोंट नो कि ये क्या है, मे बी उस गैस की जो लिक्विफाइंग जो पॉइंट है वो शो कर रहा हो, लेकिन मैं इस पर मतलब कुछ लिखा नहीं है तो 100% मैं उस पर श्योर नहीं हूं, ठीक है। समझ आ रही है ना, क्योंकि ये बाकी लाइन जो है बाकी प्रेशर उसके क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना। हेलो, आवाज आ रही है बाकी स्टूडेंट्स को? जी सर जी, सही है। अच्छा, तो इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ ले।
कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? क्लियर है सर। अच्छा, ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। और thermoelectric refrigeration, it is based on Seebeck effect known as, it is based on reverse Seebeck effect known as Peltier effect. ये मैंने आप लोगों से कहा था कि ये आप खुद देख ले इससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर, और इसमें मैंने आपको वीडियो यहाँ पर जो है वो ऐड की है। इफेक्ट क्या है वो मैं बता देता हूँ। दिस वीडियो इज अ 14 मिनट ड्यूरेशन। तो आप आज जो है ये लेक्चर आपको मिला है तो आप खुद इसको पढ़ ले। इसमें इसकी फिजिक्स इन्वॉल्व है कि इसकी क्या रीजन है कि थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन जो है किस फिनोमेना से होता है, उसकी पूरी डिस्कशन है। अच्छा, एक्चुअल इसकी प्रिंसिपल क्या है वो प्रिंसिपल मैं बता देता हूं। सबसे पहले जो है हम सीबेक इफेक्ट को डिस्कस करते हैं। सीबेक इफेक्ट ये होता है कि लिट से आप टू डिसिमिलर मटेरियल को कनेक्ट कर ले, तो एक एंड पर दो डिफरेंट मटेरियल, यहां पर जो T1 शो हुआ है यहां पर आपने कनेक्ट कर दिया है, और इसी तरह T2 यहां पर आपने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये सीबेक इफेक्ट ये कहता है कि अगर दो जंक्शन आपने दो डिफरेंट मटेरियल अटैच किए हैं एंड टू एंड, और आप एक एंड को जो है हीट दे दे और दूसरे एंड को थोड़ा सा कम टेम्परेचर पर रखे, तो ये जब एक एंड को आप हीट देंगे और दूसरा एंड जो है आपका ठंडे टेम्परेचर पर होगा, तो इस फिनोमेना से उस पूरे लूप के अंदर एक वोल्टेज क्रिएट होती है या एक ईएमएफ क्रिएट होता है। इस फिनोमेना को कहते हैं सीबेक इफेक्ट। ठीक है, इसका रिवर्स इफेक्ट जो है दैट इज पेल्टियर इफेक्ट। पेल्टियर इफेक्ट ये कहता है कि दो मटेरियल को एंड टू एंड आप कनेक्ट कर ले और उनके बीच किसी जगह के ऊपर आप ईएमएफ क्रिएट कर दे, तो वो वोल्टेज जब आप क्रिएट करेंगे तो उस पूरे लूप के अंदर करंट फ्लो होगा, और वो करंट जब फ्लो होगा तो एक जंक्शन के ऊपर एक एंड के ऊपर आपके पास लो टेम्परेचर क्रिएट होता है और दूसरे एंड के ऊपर आपके पास हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है। इस फिनोमेना को कहते हैं पेल्टियर इफेक्ट। नो व्हाई दिस हैपन? Why when you join two different materials and you apply the voltage to that loop, why one end become hot and the other end become cool? For that answer or the principle or the physics behind that phenomena is discussed in this video. ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो को एक मिनट, एक कॉल आ रही है वो मैं अटेंड कर लूं तो फिर बात करते हैं। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा, तो इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो इस वीडियो में गिवन है। तो एक या तो ये है कि अभी इसको प्ले करके
आप सुन ले या बाद में खुद आप देख ले, इसकी पूरी फिजिक्स इसमें डिफाइन हो चुकी है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल के ये क्यों एक एंड जो है हाई टेम्परेचर पर चला जाता है और दूसरा एंड इसका कूल हो जाता है। तो 14 मिनट की वीडियो है, आई सजेस्ट कि आप लोग जो है इसको खुद फिर देख ले। ठीक है जी सर। सर, खुद देख लीजिए। अच्छा, फिर भी अगर समझ ना आए तो फिर नेक्स्ट टाइम आप मुझसे पूछ ले, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, तो ये सीबैक इफेक्ट से भी कूलिंग हो सकती है सर? सीबैक इफेक्ट से भी कूलिंग हो सकती है? नहीं नहीं नहीं, वो इसका बिल्कुल उलट है। उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। आप एक जंक्शन को हाई टेम्परेचर पर रखोगे, दूसरा लो टेम्परेचर पर, तो उसमें वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। इसमें आप दो जंक्शन क्रिएट करोगे और साथ में वोल्टेज दोगे, तो एक जंक्शन हाई टेम्परेचर पर चला जाएगा, दूसरा लो टेम्परेचर पर चला जाएगा। तो एक दूसरा का बिल्कुल उलट फिनोमेना होता है इसमें। राइट सर। अच्छा, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये उसी की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है? पीएन मटेरियल आप यूज करोगे वो डिफरेंट। एक इसकी रीजन ये है कि इस थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन के लिए हमारे पास दो रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है? एक रिक्वायरमेंट ये है कि उन मटेरियल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि साथ में वो मटेरियल जो है थर्मल रेजिस्टेंस हो उनकी। मतलब ये है कि एक एंड उसका हाई टेम्परेचर पर होगा, दूसरा एंड लो टेम्परेचर पर होगा, तो उस हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर जो है उसको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि वो पूरी की पूरी हीट हाई एंड से लो टेम्परेचर एंड की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी, तो वो कूलिंग फिर आप किसी यूजफुल रेफ्रिजरेशन पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकोगे। तो ऐसा मटेरियल आप यूज करोगे कि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो बहुत ज्यादा हो, लेकिन उसका थर्मल कंडक्टिविटी उसकी बहुत लो होनी चाहिए। So one of the best option is to use the semiconductor material of P and N type, ठीक है? क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो लो होती है, साथ में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है उसकी थोड़ी सी मतलब मेटल्स की निस्बत तो कम होती है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है उसकी थोड़ी सी अच्छी होती है। तो दिस इज द बेस्ट मटेरियल फॉर यूज टू बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन। इस बात की समझ आ रही है आपको? जी सर। अच्छा, so the last method or the last slide of this lecture is the adiabatic demagnetization। इसके साथ adiabatic आप लिख दे, ठीक है? आपको वो लेक्चर मिल चुके हैं, लेकिन एक वर्ड आप जो है इसके साथ फिर ऐड कर ले, ठीक है? adiabatic demagnetization of paramagnetic material. This is also one of the method of producing the low temperature. इसमें प्रिंसिपल क्या है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसको आप मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज आप कर सकते हो, ठीक है? तो जब आप उसको मैग्नेटाइज करोगे तो ड्यूरिंग द मैग्नेटाइजेशन, लेट्स से आपके पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, उसको मैग्नेटाइज आपने करना है, तो दो मैग्नेट्स के इन और जो उसका पोल्स है, ठीक है, उन पोल्स के बीच वो मटेरियल आप लाओगे तो वो मैग्नेटाइज होगा। वो मैग्नेट उससे आप रिमूव कराओगे तो वो खुद ब खुद डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है? सो ऑन द एक्सपोजर ऑफ द स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर जो एटम्स है वो अलाइन हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज क्रिएटेड बाय दोज मैग्नेट which is used for the magnetization of that paramagnetic material। तो जब स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लाओगे वो एटम्स अलाइन होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस अलाइनमेंट के लिए वर्क रिक्वायर्ड होता है, और वो वर्क जो है उस पैरामैग्नेटिक मटेरियल के एटम्स के ऊपर वर्क डन जो है उसने करना होता है। तो एज अ रिजल्ट, चूंकि एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन होती है, एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द मैग्नेटाइजेशन ना उस मटेरियल को एक्सटर्नल सराउंडिंग से हीट मिलती है, ना उस मटेरियल से एक्सटर्नल सराउंडिंग को हीट जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जब हीट नहीं जाती, सो देयर विल बी द इंटरेक्शन बिटवीन द इंटरनल एनर्जी एंड द वर्क। सो जी
Na masar niște lande a fost chiu gori impact le boala chabi. Ce aconda crede? Nu bas bea ma tapata niște tasu culau lag da wala warka kidi shi kulau shi. अच्छा सॉरी यार वो सराय हैं कुछ फोल्डर ले रहे हैं तो उस वजह से जो है वो अच्छा तो देयर विल बी द इंटरेक्शन बिटवीन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द वर्क डन ठीक है तो इसमें चूंकि एटम्स के ऊपर एक्सटर्नल सोर्स से वर्क डन होता है तो वो इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ जाती है जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है अब डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस साल्ट इससे क्या इफेक्ट क्रिएट होगा इससे ये इफेक्ट क्रिएट होगा कि जब आप उसको उससे वो मैग्नेट आप रिमूव कराओगे तो जो अलाइनमेंट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर क्रिएट हो गई है वो अलाइनमेंट दोबारा जो है वो एटम्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर जाएंगे जो रैंडम लोकेशन थी इस मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने से पहले तो जब वो मैग्नेट आप उससे रिमूव कराओगे और वो एटम्स जो है ओरिजिनल पोजीशन पर जाएंगे सो the work that this required the work to be done by the atoms उस एटम के ऊपर इनिशियली वर्क डन हुआ था अब वो एटम्स खुद वर्क डन करेंगे तो जब वो वर्क डन करेंगे that will be actually at the cost of the internal energy तो वो इंटरनल एनर्जी जो है उसकी इस वर्क डन की वजह से the work done by the atoms उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और वो जब डिक्रीज हो जाती है तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है so this is the basic principle behind the adiabatic demagnetization of the paramagnetic material no a question can arise कि एक बार जब आप उसको मैग्नेटाइज करते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है फिर डीमैग्नेटाइज करते हो तो उसका टेम्परेचर ठंडा होता है तो उसको रेफ्रिजरेशन पर्पस के लिए आप यूज किस तरह करें तो वो डिपेंड करता है आप उसकी डिजाइन के ऊपर कि ये तो एक फिनोमेना है इससे कूलिंग काज हो सकती है लेकिन डिजाइन आप इस तरह से करोगे कि लिट से जब मैग्नेटाइज हो जाए और वो हीट अप हो जाए तो वो हीट जो है आप किसी दूसरे मीडियम को जो है आप उससे एक्सट्रैक्ट कर दे और फिर जब वो आप डीमैग्नेटाइज करोगे तो वो डीमैग्नेटाइज से जब उसकी टेम्परेचर कम होती है तो आप उस सोर्स के अंदर उसको लेके जाएं जिस सोर्स की आप टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहते हैं तो इस तरह से जो है आप डिजाइन करके आप इस प्रोसेस को यूजफुल बना सकते हैं लेकिन इससे जो कैपेसिटी मिलेगी टनेज कैपेसिटी वो बहुत ही स्मॉल होगी स्मॉल पर्पसेस के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं जी यस अच्छा बेसिक प्रिंसिपल का आपको पता होना चाहिए बाकी यूजेज जो है वो इस लेवल पर आपका काम नहीं है ठीक है ठीक है सर अच्छा किसी को इस फिनोमेना का समझ ना आया हो तो वो पूछ ले अगर समझ आ गया है तो फिर लेक्चर नंबर 3 में कुछ स्लाइड्स कवर करते हैं और फिर इसको वाइंड अप करते हैं ठीक है जी एनी क्वेश्चन अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर 3 एंड दिस इज अभी तक जो हमने पढ़ लिया है वो रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग से तो रिलेवेंट है मतलब बैकग्राउंड आपका इससे बन सकता है लेकिन द कमिंग लेक्चर इज मोर इम्पॉर्टेंट आई वुड से कि वो बेसिक जो है रेफ्रिजरेशन की या एयर कंडीशनिंग की बिल्कुल जो मेन एरिया है वो अभी हम लेक्चर नंबर 3 में स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है क्योंकि इसमें वेपर कंप्रेशन साइकिल की डिस्कशन है उससे पहले कार्नोट बेस्ड रेफ्रिजरेशन साइकिल हम डिस्कस करेंगे फिर उसकी लिमिटेशन डिस्कस करेंगे फिर वेपर कंप्रेशन की डिस्कशन करेंगे उसके बाद उसकी पैरामीट्रिक स्टडी करेंगे परफॉर्मेंस पैरामीटर हम स्टडी करेंगे परफॉर्मेंस पैरामीटर है वो किन पैरामीटर से इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है तो अभी जो है कमिंग स्लाइड में या कमिंग लेक्चर में वो डिस्कशन होगी तो थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करें ठीक है समझ ना आ रही हो तो उसी स्लाइड के दौरान जो है आप मुझे इंटरप्ट करके आप पूछ सकते हैं ठीक है सो लेट मी शेयर दैट लेक्चर नंबर 3 और फिर देखते हैं कि उसमें क्या है
अच्छा, स्क्रीन शेयर हो गया है या नहीं? जी सर, शेयर होगी। अच्छा, so जी सर। this lecture number 3 was scheduled for this week, but unfortunately we missed some of the slide of the lecture 2 in the last week, so that's why we have discussed those slides. So today we will discuss some of the slide of the lecture 3 and maybe कुछ slide इसके रह जाए तो वो फिर coming week में इंशाल्लाह discuss करेंगे, ठीक है? तो what is lecture 3? It's basically the discussion of the रेफ्रिजरेशन साइकिल, जिस साइकिल के ऊपर वेपर कंप्रेशन साइकिल है या वेपर एब्जॉर्प्शन है वो तो बाद में आएगा, लेकिन अभी जो है हमारे पास जो आपका स्प्लिट एसी है या जो रेफ्रिजरेटर है या जो फ्रीजर आप यूज करते हैं उसमें जो साइकिल यूज होता है उसकी डिस्कशन है। सबसे पहले कार्नोट साइकिल डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद जो है आइडियल वेपर कंप्रेशन साइकिल पर जाएंगे और फिर फाइनली जो है उसकी जो प्रैक्टिकल जो साइकिल है वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट द कार्नोट वेपर कंप्रेशन साइकिल। अच्छा, इस कार्नोट साइकिल को हम प्रैक्टिकली यूज नहीं करते लेकिन फिर भी इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? ये डिस्कशन आप लोगों ने पावर प्लांट 2 की थ्योरी में भी रैंकाइन साइकिल से पहले इस कार्नोट साइकिल को आप लोगों ने डिस्कस किया होगा, ठीक है? व्हाई वी डिस्कस इट, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट, वो जो है थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं और फिर इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या फिनोमेना या क्या क्या प्रोसेस करने का एक जो एडवांटेज है या इसको डिस्कस करने की जो जरूरत है वो ये है कि कार्नोट साइकिल हमें वो प्रोसेस की इंडिकेशन देता है कि अगर उन प्रोसेसेस को प्रैक्टिकली हम उन प्रोसेसेस को अप्लाई कर दे या उन प्रोसेसेस के करीब करीब जो है हम कोई प्रोसेस परफॉर्म कर दे तो उस साइकिल के ऊपर जो इक्विपमेंट रन होगा दैट विल बी द मोस्ट सुटेबल और द मोस्ट एफिशिएंट इक्विपमेंट when you are operating that equipment on that cycle in which the process are just like the Carnot process or the process are close to the Carnot cycle process। तो एक तो इसका ये जो है डिस्कस करने का एक रीजन ये है। दूसरी रीजन इसकी ये है कि कार्नोट साइकिल हमें जो भी थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स बताता है किसी मतलब साइकिल की या हमें जो पैरामीटर बताता है कि इस पैरामीटर का फाइनल एफिशिएंसी के ऊपर ये इफेक्ट है, वो पैरामीटर जो कार्नोट साइकिल जिस तरह से बताता है वो रियल साइकिल में भी उस पैरामीटर का वही इफेक्ट होगा। लेट्स से कार्नोट साइकिल पावर जनरेशन के लिए स्टीम पावर प्लांट को अगर आप कार्नोट साइकिल के ऊपर चला दे तो कार्नोट साइकिल कहता है कि जो बॉयलर की टेम्परेचर है अगर वो हाई आप कर दे तो बॉयलर की टेम्परेचर या जो हीट एडिशन इनसाइड द बॉयलर है अगर वो टेम्परेचर आप बढ़ा दे, कार्नोट साइकिल ये कहता है, तो उससे जो थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी है ऑफ द स्टीम पावर प्लांट वो उससे बढ़ती है, ठीक है? ये कार्नोट साइकिल हमें इंडिकेट करता है। ये इंडिकेशन हमें रैंकाइन साइकिल से भी मिलती है कि रैंकाइन साइकिल हमें ये कहता है कि द मीन टेम्परेचर एट विच द हीट एडिशन इज डन इनसाइड द बॉयलर ड्यूरिंग the Rankine cycle, that mean temperature has a positive impact on the thermodynamic efficiency, कि वो जितना ज्यादा होगा वो मीन टेम्परेचर उतनी ही हमारे पास थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी जो है उस साइकिल की बढ़ती जाएगी। तो ये इंडिकेशन हमें कार्नोट साइकिल से मिलती है और यही जो है इंडिकेशन आपके प्रैक्टिकल रैंकाइन साइकिल में भी अप्लाई होती है। तो इस कार्नोट साइकिल को इसी लिहाज से हम इस रेफ्रिजरेशन साइकिल से भी कंपेयर करते हैं क्योंकि हमें इससे अंदाजा हो सकता है कि किन किन पैरामीटर से जो परफॉर्मेंस है रेफ्रिजरेशन यूनिट की या एयर कंडीशनर की उन पैरामीटर्स का हमें पता चलता है। दूसरी बात है कि ये हमें वो प्रोसेस शो करता है जिन प्रोसेसेस के ऊपर अगर हम उस रेफ्रिजरेटर को ऑपरेट कर दे तो वो प्रोसेस इस तरह से होंगे कि उस रेफ्रिजरेटर की जो परफॉर्मेंस है जो उसकी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से वो उससे एनहांस होगी। तो इसलिए इसको स्टडी करने का पर्पस इस कोर्स में इस लिहाज से है या पावर प्लांट में पावर साइकिल में कार्नोट साइकिल को स्टडी करने का पर्पस इस लिहाज से है। जी
अभी तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ ले, नहीं है तो फिर इस साइकिल को डिस्कस करते हैं जो इस स्लाइड में गिवन है। हेलो, क्लियर है सर। अच्छा, so the slide which is showing which you can see are showing two things. One is the schematic of the Carnot refrigeration system जिसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स है, और दूसरे साइड पर हमारे पास उसकी टीएस डायग्राम है। ये उसकी टीएस रिप्रेजेंटेशन है और ये उसका पूरा सेटअप है। तो इस सेटअप को डिस्कस करते हैं वन बाय वन, और साथ में वो प्रोसेस जो हो रहा है उसको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या हो रहा है। तो हमारे पास 0.4 यहाँ पर शो हो रहा है, एरो डाउनवर्ड आ रहा है कि इसका मतलब ये है कि इस पूरे सिस्टम के ये क्लोज साइकिल है, ठीक है। इस क्लोज साइकिल के अंदर सबसे पहले तो एक फ्लूइड सर्कुलेट होगी जिसको हम क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेंट। अच्छा यार, एक स्लाइड हमने पिछले लेक्चर में एक स्लाइड हमने मिस की है, ठीक है, तो वो स्लाइड या अभी पढ़ ले या ये 2-3 स्लाइड पढ़ के जो है उसको मैं पढ़ा दूं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक विंडो टाइप एयर कंडीशनर को मैंने एक्सप्लेन किया है, और उसकी रीजन ये है कि किस तरह लो टेम्परेचर तो आप प्रोड्यूस कर लेते हो लेकिन उसको मेंटेन किस तरह किया जाता है एक एयर कंडीशनर के अंदर, वो डिस्कशन उस स्लाइड में गिवन है, ठीक है। तो बाय मिस्टेक वो मैंने छोड़ दिया है, तो चलो इसको रीड करते हैं फिर उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस पूरे सर्किट के अंदर एक फ्लूइड सर्कुलेट होता है, ठीक है, क्लोज पाथ के अंदर, ठीक है, वो मास उसकी फिक्स है। तो लेट्स से वो फ्लूइड जो है उसकी डायरेक्शन इस तरह से है, मतलब इस तरह आएगा, इधर जो है जाएगा, फिर जो है दोबारा आएगा और पूरा ये साइकिल कंप्लीट करेगा। तो लेट्स से अगर 0.4 से हम स्टार्ट कर दे, 0.4 से इस तरफ आएगा, आगे इक्विपमेंट लगा हुआ है जिसके ऊपर ई लिखा है, ठीक है। अगर फुल स्क्रीन पर आप देख ले तो ये एक इक्विपमेंट है और इसके ऊपर ई लिखा है, और ब्लू एरो से कुछ जो है इंडिकेट कर रहे हैं कि हीट सोर्स से उसको हीट मिल रही है, ठीक है। अच्छा, तो 0.4 पर हमारे पास डुअल फेज है। यहां पर अगर टीएस डायग्राम से आप देख ले, टीएस डायग्राम से 0.4 के ऊपर हमारे पास डुअल फेज है। तो डुअल फेज में लिक्विड भी है और गैस भी है, लेकिन लिक्विड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, गैस की कंसंट्रेशन कम है। तो लिक्विड और गैस दोनों जो है इस यूनिट इवेपोरेटर के अंदर एंटर हो जाएंगे। अब इस इवेपोरेटर के अंदर ये लिक्विड और वेपर जिस फेस के बने हैं, एक्चुअली जो फ्लूइड इसके अंदर सर्कुलेट होता है या जो मीडियम इसके अंदर सर्कुलेट होता है उसको रेफ्रिजरेशन की टेक्नोलॉजीज में हम उसको रेफ्रिजरेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब रेफ्रिजरेंट की 0.4 के ऊपर डुअल फेज है और इस डुअल फेज के साथ जो है वो इवेपोरेटर के अंदर एंटर हो जाएगा। अब इवेपोरेटर के अंदर अगर टीएस डायग्राम में आप देख ले तो जो पीई है ये प्रेशर, इस प्रेशर के ऊपर इस फ्लूइड की जो बॉइलिंग पॉइंट है, इस प्रेशर के ऊपर जो क्यूई जो यहां पर टीएस डायग्राम में शो हो रहा है, ये प्रेशर इस रेफ्रिजरेंट की ऐसी प्रेशर है कि इसके ऊपर जो इसका टेम्परेचर टी है, जो वर्टिकल एक्सिस पर यहां पर शो हो रहा है टीई, वो टीई इतना लो है कि इस हीट सोर्स की हमारे पास एयर कंडीशनर में ये हीट सोर्स जो है एक्चुअली ईयर होता है, ठीक है। वो ईयर जो है फैन जो इवेपोरेटर के अंदर, इवेपोरेटर के पीछे फैन लगा होता है, उसका पर्पस ये होता है कि ईयर को रूम से जो है ले आए, उसकी कंटेक्ट इवेपोरेटर के अंदर कॉइल के साथ बना दे। तो इवेपोरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट की टेम्परेचर होती है, उस इवेपोरेटर का जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर के ऊपर इवेपोरेटर के अंदर उस फ्लूइड की जो टेम्परेचर होती है रेफ्रिजरेंट की, वो काफी लो होती है। तो ईयर की टेम्परेचर, रूम की ईयर की टेम्परेचर अगर आप कंसीडर कर ले समर सीजन में, वो ऑलमोस्ट 30-35 डिग्री सी या इवन हायर देन 35 डिग्री सी उसकी टेम्परेचर होती है। तो एक साइड से ईयर आती है 35 डिग्री सी के ऊपर, इस इवेपोरेटर कंपोनेंट के अंदर रेफ्रिजरेंट की उस प्रेशर के ऊपर जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, बाज रेफ्रिजरेंट की नेगेटिव टेम्परेचर भी होती है। या लेट से एक रेफ्रिजरेंट इसके अंदर जो सर्कुलेट होता है, लेट से उसकी टेम्परेचर है 5 डिग्री सी, तो ईयर की टेम्परेचर लेट से है वो 35 डिग्री सी और रेफ्रिजरेंट की टेम्परेचर है 5 डिग्री सी। तो होगा क्या कि
ईयर से हीट ट्रांसफर होगी इस रेफ्रिजरेंट को। तो एज ए रिजल्ट ईयर जब इससे गुजरेगी, इस ऑपरेटर कंपोनेंट से, फैन जब उससे गुजारेगा इस ईयर को, तो ईयर हीट रिजेक्ट करेगा, तो एज ए रिजल्ट ईयर की टेम्परेचर डिक्रीज होगी और वो ईयर जो है पैनल के थ्रू दोबारा रूम के अंदर ईयर कंडीशनर से थ्रो हो जाएगी, तो ईयर का टेम्परेचर तो ड्रॉप हो जाएगा। तो ईयर हीट रिजेक्ट कर रही है, वो हीट जो ईयर ने रिजेक्ट की है वो हीट जो है वो रेफ्रिजरेंट खुद एब्जॉर्ब करेगा। जब वो रेफ्रिजरेंट वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उस रेफ्रिजरेंट के अंदर अगर टीएस डायग्राम को आप देख ले तो उसकी फेस चेंज क्रिएट करेगा। 4 पॉइंट से स्टार्ट होगा और 1 की तरफ जाएगा। जब 1 की तरफ जाएगा तो इनिशियली लिक्विड पोर्शन ज्यादा था, तो इस प्रोसेस से उसकी लिक्विड पोर्शन डिक्रीज होगी और इसकी वेपर्स जो पोर्शन है वो इंक्रीज होता जाएगा। आपको पता है कि लिक्विड से वेपर्स जनरेट करने के लिए हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इस प्रोसेस में जो हीट सोर्स है या हीट जो इसको मिल रही है दैट इज एक्चुअली ईयर। तो वो ईयर जो है इसको हीट दे रही है और लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो डुअल फेज में आपके पास मिल रहा है 0.4 के ऊपर, उसका स्टेट जो है मजीद चेंज होता है और 0.1 के ऊपर उसकी वेपर्स जो है कार्नाट साइकिल में हम डोम के अंदर रहते हैं, बल्कि एक्चुअल साइकिल में हम इस डोम से बाहर निकलेंगे, वो अभी हम कमिंग स्लाइड में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप ये कंसिडर कर ले कि 0.1 के ऊपर वो रेफ्रिजरेंट इस ऑपरेटर से निकल जाएगा। अब 0.1 के ऊपर जब रेफ्रिजरेंट निकल जाएगा, इस रेफ्रिजरेंट को हमने दोबारा रीयूज करना है इसी ऑपरेटर के अंदर। तो हम क्या करेंगे कि इसको रिसाइकल करेंगे दोबारा और इस 0.4 के ऊपर दोबारा लाएंगे। अब इसको रिसाइकल तभी आप करेंगे कि इसने जो हीट एब्जॉर्ब की है इस ऑपरेटर यूनिट के अंदर, वो हीट भी आप इससे निकालेंगे। दूसरी बात ये कि इसको दोबारा जो है आप लिक्विड स्टेट में लेके आएंगे, इस 0.4 के ऊपर लेके आएंगे। तो उसको करने के लिए इसके आगे कंपोनेंट लगा हुआ है जिसके ऊपर अगर इस ब्लॉक डायग्राम में आप देख ले इसके साथ सी लिखा हुआ है। इस सी का मतलब है कंप्रेसर। कंप्रेसर का क्या मतलब काम है? कंप्रेसर का काम यह है कि वो इस डुअल फेज का नॉट कंसिडर करता था कि डुअल फेज को हैंडल करता है, अगरचे प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो ये इस डुअल फेज को कंप्रेस करेगा, इसका प्रेशर बढ़ाएगा। अब इस रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज इस तरह से होती है कि अगर इसकी आप प्रेशर बढ़ा दे तो उस प्रेशर बढ़ाने की वजह से उसकी जो टेम्परेचर होती है वो भी बढ़ जाती है। तो 0.2 के ऊपर जो रेफ्रिजरेंट आएगा उसका प्रेशर जो है पीसी बन जाएगा। पीसी देख सकते हैं, ऊपर एक डॉटेड लाइन शो हुआ है, ठीक है, एग्जैक्टली यहां पर। पहले मैं ये शो कर देता हूं, दिस इज दैट पीसी, ठीक है। अब इस पीसी के ऊपर ये रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर ले आई है, ठीक है, इस प्रेशर के ऊपर। अब इस प्रेशर के ऊपर जो रेफ्रिजरेंट की टेम्परेचर टीसी है, यहां पर जो टीएस डायग्राम में शो हुआ है, वो ऐसी टेम्परेचर है कि आगे जब इस टेम्परेचर के साथ ये रेफ्रिजरेंट इस यूनिट के अंदर जाएगा जिसके साथ सी लिखा हुआ है, और इस सी, दिस सी स्टैंड फॉर द कंडेंसर। अब ये रेफ्रिजरेंट जब इस टेम्परेचर पर इस प्रेशर के ऊपर इस कंडेंसर यूनिट में जाएगा, तो अब इस कंडेंसर यूनिट के अंदर इसकी जो टेम्परेचर होती है वो बहुत हाई होती है। नो, दिस टेम्परेचर इज वेरी हाई एंड इन अ प्रैक्टिकल एयर कंडीशनर जो आपका स्प्लिट का जो बाहर रूम के बाहर जो हिस्सा लगा होता है जिसको कंडेंसर कहा जाता है, वो एग्जैक्टली ये यूनिट होता है जिसको इस डायग्राम में सी से रिप्रेजेंट किया होता है। जब वो रेफ्रिजरेंट उस बाहर रूम के बाहर वाले यूनिट में चला जाता है तो अब उसके अंदर रेफ्रिजरेंट की टेम्परेचर बहुत हाई है और उसके साथ जो फैन जो उससे ईयर गुजारती है उस ईयर की टेम्परेचर उस टेम्परेचर की निस्बत बहुत कम है। तो रिवर्स फिनोमेना होगा। अब ईयर की टेम्परेचर कम है, रेफ्रिजरेंट की टेम्परेचर हाई है, तो क्या होगा कि जो रेफ्रिजरेंट है वो हीट रिजेक्ट करेगी और जो ईयर है वो हीट पिक करेगी। तो एक्चुअली इस सी यूनिट से हीट जाएगी हीट सिंक को, और ये हीट सिंक हमारे पास एयर कंडीशनर के केस में ये हीट सिंक हमारे पास क्या होता है, ईयर होती है, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट जो फेज आपका मिल रहा था 2 पॉइंट के ऊपर, टीएस डायग्राम को अगर आप देख ले
पॉइंट 2 के ऊपर दैट वाज कंप्लीटली गैसियस स्टेट। तो जब उससे हीट निकलेगी तो उसका फेज चेंज स्टार्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली पॉइंट 3 के ऊपर वो रेफ्रिजरेंट कंप्लीटली गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। अब ये तो लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया है और इसने जो हीट एब्जॉर्ब की थी इवेपोरेटर के अंदर, यहां पर वो हीट भी इससे रिजेक्ट हो चुकी है। द सेकंड रिक्वायरमेंट इज टू ब्रिंग दिस रेफ्रिजरेंट टू द पॉइंट 4, ठीक है। और उस पॉइंट 4 पर लाने के लिए आप क्या करेंगे, इस पीसी प्रेशर से, यहां पर जो कंडेंसर की जो प्रेशर है, इस कंडेंसर प्रेशर से दोबारा आप पीई की प्रेशर पर लेके आएंगे। इसको फुल स्क्रीन पर आप अगर देख ले, दिस इज दैट पीसी, और पॉइंट 3 से आप पॉइंट 4 के ऊपर लाएंगे क्योंकि दोबारा इस प्रेशर पर आप इसको लेके आएंगे ताकि दोबारा उसका वो लो बॉइलिंग पॉइंट इवेपोरेटर के अंदर उसका अचीव हो जाए। तो उसको करने के लिए कार्नाट हमने जो 2 एक्सपेंशन डिस्कस किए हैं, लिक्विड एक्सपेंशन और गैसियस एक्सपेंशन। यहां पर लिक्विड एक्सपेंशन होती है और लिक्विड एक्सपेंशन इज पॉसिबल बोथ इनसाइड द टरबाइन और इनसाइड और थ्रू द थ्रॉटलिंग प्रोसेस। तो हमारे पास कार्नाट कंसीडर करता था कि इसको एक्सपेंड कर ले टरबाइन के अंदर और टरबाइन से जो कुछ वर्क मिलता हो उस वर्क को पार्टली कंज्यूम कर दे कंप्रेसर के अंदर, ठीक है, जो कि एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। प्रैक्टिकल साइकिल में हम इसको टरबाइन में एक्सपेंड नहीं करते बल्कि इसको एक्सपेंड करते हैं थ्रू द थ्रॉटलिंग प्रोसेस और उसमें मुख्तलिफ डिवाइसेस यूज होती है। एक होता है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल और दूसरी होती है कैपिलरी ट्यूब, जो कि प्रैक्टिकली सेटअप के अंदर हमारे पास वो डिवाइसेस यूज होते हैं। इसकी रीजन क्या है, व्हाई वी आर यूजिंग द थ्रॉटलिंग through the capillary tube or through the thermostatic expansion wall instead of using the turbine, इसकी कुछ रीजंस है, वो कमिंग स्लाइड में अभी डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पॉइंट 3 से हम जाएंगे पॉइंट 4 के ऊपर और हम जो ही ये प्रेशर हमारे पास ये दोबारा अचीव हो जाए और ये टेम्परेचर पॉइंट 4 के ऊपर इवेपोरेटर की टेम्परेचर अचीव हो जाए, then this refrigerant is again ready to be used inside the evaporator to absorb the heat from the surrounding air of the room। और फिर जो है ये इसके वेपर्स बनेंगे, फिर कंप्रेसर इसको कंप्रेस करके पॉइंट 2 के ऊपर लाएगा, फिर कंडेंसर में उसे हीट रिजेक्ट होगी, फिर टरबाइन या थ्रॉटलिंग डिवाइस से उसकी एक्सपेंशन काज होगी और ये साइक्लिक प्रोसेस जो है इस तरह से रिपीट होगा और ये पूरा कंप्लीटली जो है रेफ्रिजरेशन पर्पस जो है इससे हम अचीव कर सकेंगे। जी, तो आपका अभी जो है हर कंपोनेंट से रिलेवेंट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ ले, ये आपको क्लियर होना चाहिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर ये जी सर। अच्छा, थोड़ा सा आप ऊंचा बोले, आई डोंट नो, आवाज आपकी बहुत स्लो आ रही है। सर ये पॉइंट 1 से जब पॉइंट 2 की तरफ गए हैं हम, तो सर हमने टेम्परेचर इसका बढ़ाया है। पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ, लेट मी चेक द स्लाइड। अच्छा, कंप्रेसर, हाँ, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ गए हैं। ये बेसिकली हमने जो कंप्रेसर है उससे इसका प्रेशर बढ़ा दिया है, तो उस प्रेशर बढ़ाने की वजह से उस रेफ्रिजरेंट की टेम्परेचर बढ़ जाती है। सही सर, मतलब हमने सर टेम्परेचर ये ऑटोमेटिकली बढ़ गया है हमारे। हाँ, वो ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ाने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। दिस इज मतलब ये तो आप लोगों ने फीसी और उसमें भी पढ़ा है कि आप जो है प्रेशर किसी सोर्स का आप बढ़ाते हैं तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है, ठीक है ना? सर तो हम इसको डायरेक्ट सर 1 से 3 पे नहीं कर सकते ट्रांसफर विदाउट कंप्रेसर सर? तो 1 से 3 की तरफ किस तरह करोगे? उसको अब हीट दोगे, मतलब गर्म करोगे इस रेफ्रिजरेंट को। क्योंकि सर देखिए इसमें हमें 2 फेज चेंज करने पड़ रहे हैं ना। हमारे पास इसमें पहले डुअल फेज में था, फिर इसको पहले हमने कंप्लीटली जो है हमने इसको अच्छा, एक मिनट। सबसे पहले ये साइकिल प्रैक्टिकल साइकिल नहीं है, ठीक है? अगर प्रैक्टिकल साइकिल में आपको बता दूं तो वो 2-3 स्लाइड बाद आता है, ठीक है? दिस इज एक्चुअली द प्रैक्टिकल साइकिल, ठीक है ना? तो आपके पास यहां पर आएगा, तो आप कह रहे हैं कि इस पॉइंट 1 से डायरेक्टली मैं पॉइंट 3 की तरफ चला जाऊं, तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है कि आप मतलब जो गैसियस फेज आपको बना मिलके
बना है पॉइंट 1 के ऊपर, उसको आप डायरेक्टली कंडेंस भी कर दे, और जो है उसको तो आप तो ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट 1 के ऊपर आप आए हैं तो पॉइंट 3 की तरफ हम क्यों जा रहे हैं, डायरेक्टली पॉइंट 4 की तरफ दोबारा इसको ले आए, तो वो किस तरह से पॉसिबल है? समझ आ रही है आपको? यस सर। इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल है ना। इसने जो हीट यहां पर एब्जॉर्ब की है ऑपरेटर के अंदर, वो हीट आप इससे रिजेक्ट कराओगे, तो प्रैक्टिकली आप इससे हीट रिजेक्ट इस तरह से कर सकते हैं कि अगर पॉइंट 1 के ऊपर आप इसको छोड़ दे और इसी पॉइंट से आप इससे जो इसने हीट एब्जॉर्ब की है तो आप उससे हीट निकालेंगे, तो इसके साथ एक दूसरा कूलेंट आप लेके लाओगे कि इस पॉइंट 1 से इसका टेम्परेचर कम हो, और उसके साथ आप इसको कंटेक्ट में ले आए और दोबारा पॉइंट 4 आपके पास अचीव हो जाए, तो वो तो प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है, क्योंकि अगर इसी से दोबारा वो हीट आप निकाल रहे हो तो उसी सोर्स को आप रेफ्रिजरेशन पर्पसेस के लिए यूज कर लो। बात की समझ आ रही है आपको? यस सर, सही है। हाँ, तो इसको पहले आप कंप्रेस करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं ताकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, ताकि प्रैक्टिकली वो मीडियम जो आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है उस मीडियम में उसके अंदर वो हीट रिजेक्ट कर दे। तो हमारे पास तो एयर जो है सराउंडिंग में अगर टेम्परेचर हम प्रेशर उसका बढ़ा दे तो टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा। वो टेम्परेचर इस तरह से होता है कि उसकी निस्बत उस सराउंडिंग एयर की टेम्परेचर उससे कम होती है, तो उसका हम क्या कर लेते हैं, उस टेम्परेचर पर उससे जो है हम एयर को हीट रिजेक्ट कर देते हैं। फिर हमारे पास एक काम रह जाता है थ्रॉटलिंग की। थ्रॉटलिंग इज जस्ट अ वॉल, उसमें कोई एनर्जी जो है आपकी यूज नहीं होती, तो आप उसको थ्रॉटल करके दोबारा पॉइंट 4 पर दोबारा ले आते हैं। समझ आ रही है आपको? यस सर। सर जी, जी जी सर जी, सर जी, ये 2 फेज में कैसे कंप्रेस करेंगे? प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हाँ, तो ये इसके लिए हम कमिंग स्लाइड में जाएंगे। पहले मैंने आपको ये बताया है कि कार्नाट अगर इस साइकिल के ऊपर आप रेफ्रिजरेशन कर दे सो दैट विल बी द मोस्ट एफिशिएंट वन, although that will not be 100% efficient, but that will be the most, this is the most efficient cycle that is available for the refrigeration purposes। पहली बात। अब इसको क्यों नहीं कर सकते, इसकी कुछ लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन क्या है वो अगले स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। अच्छा, तो इसमें कार्नाट क्या कंसिडर करता था? आइसोथर्मल हीट एब्जॉर्प्शन इनसाइड द इवेपोरेटर, isentropic expansion inside the dome or the isentropic compression of the dual phase वो कंसिडर करता था। ये दूसरी प्रोसेस थी 1 to 2, और 2 to 3 वो कंसिडर करता था कि हीट रिजेक्शन इनसाइड द कंडेंसर इज आइसोथर्मल, ये तीसरी प्रोसेस थी। और चौथी प्रोसेस वो क्या कंसिडर करता था कि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इनसाइड द टरबाइन, वो कंसिडर करता था टरबाइन को। अब प्रैक्टिकली हमारे पास इसमें कुछ प्रोसेसेस जो है वो पॉसिबल नहीं है। उसकी रीजन क्या है वो कमिंग स्लाइड में अभी हम डिस्कस करेंगे। जी, कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ ले। क्लियर है सर। अच्छा, so let's go to the next slide. The first one, the limitation of the Carnot cycle. So इसमें लिखा है वेट कंप्रेशन। एक उसकी लिमिटेशन ये थी कि कार्नाट इज्यूम करता था कि वेट कंप्रेशन कर दे। वेट कंप्रेशन का मतलब क्या है कि उसमें गैसियस पोर्शन भी हो और उसमें लिक्विड पोर्शन भी हो। तो ये वेट कंप्रेशन प्रैक्टिकली क्यों पॉसिबल नहीं है? ये इसलिए पॉसिबल नहीं है कि डुअल फेज को कंप्रेस करना जो है कंप्रेसर के अंदर वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप कंप्रेस करते हैं तो आपका कंप्रेसर खराब होगा। क्यों खराब होगा? इसकी रीजन ये है कि इसमें से जो गैसियस पोर्शन है वो तो कंप्रेस होके वॉल से निकल जाएगी, लेकिन उसमें आपको पता है कि डुअल फेज के अंदर लिक्विड पोर्शन भी होता है। तो अगर वो लिक्विड को कंप्रेस करता है तो वो कुछ ड्रॉपलेट जो सिलेंडर हेड है उसमें स्टक हो जाएंगे, और उसको जब वो कंप्रेस करेंगे तो जो वाल्व्स वगैरह है वो डैमेज हो जाएगी। दूसरी इसकी लिमिटेशन ये है कि आपको पता है कि अगर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को आप कंसीडर कर ले तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में आपको पता है कि लुब्रिकेशन होती है कंप्रेसर की।
सिलेंडर और पिस्टन के बीच लुब्रिकेंट यूज होता है। तो अगर डुअल फेज उसमें चली जाए तो उसमें लिक्विड पोर्शन भी होगा। तो जब वो लिक्विड पोर्शन को कंप्रेस करेगा तो उस लिक्विड पोर्शन के साथ जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो मिसिबल हो जाती है, उसमें डिसॉल्व हो जाती है, तो साथ में वो लुब्रिकेंट भी उसके साथ चला जाएगा। जब वो चला जाएगा सो योर कंप्रेसर विल गेट empty of the lubricant, as a result friction और wear and tear से आपकी पिस्टन की जो यूजफुल लाइफ है या जो कंप्रेसर की यूजफुल लाइफ है वो खत्म हो जाएगी और आपका सिलेंडर जो है वो खराब हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली वेट कंप्रेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। वेट कंप्रेशन को हम रिप्लेस करेंगे ड्राई कंप्रेशन में, और वो जब रिप्लेस करेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए ये करना होगा कि हमारे पास जो पॉइंट 1 है इस पॉइंट 1 को एक्सटेंड करके इस सैचुरेटेड वेपर लाइन तक लेके आएंगे और उसके बाद उसको कंप्रेस करेंगे। तो जब कंप्रेस करेंगे तो इस डोम से बाहर रेफ्रिजरेंट आएगी और वो कंप्लीटली सिंगल फेज रेफ्रिजरेंट होगी। तो हमारे पास ये वेट कंप्रेशन रिप्लेस हो जाएगी ड्राई कंप्रेशन से। तो एक्चुअल साइकिल या जो वेपर कंप्रेशन साइकिल है रेफ्रिजरेशन का, उसमें हमारे पास जो है वेट कंप्रेशन नहीं होगी बल्कि ड्राई कंप्रेशन होगी। ये एक पॉइंट है जी। अगर इससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ ले। कमेंट्स इससे तो सर जी पर जी 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 इससे तो पर एफिशिएंसी कम हो जाएगी सर जी। हाँ, एफिशिएंसी कम होगी, लेकिन यू हैव टू गो or you have to design the equipment which can be operated practically। अगर उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकते हो, अगर उसकी एफिशिएंसी 100% भी हो तो उसको आप यूज नहीं कर सकते, तो फिर उसका फायदा क्या है। ठीक है, सो यू विल कंप्रोमाइज ऑन द एफिशिएंसी बट यू हैव टू मेक इट प्रैक्टिकली पॉसिबल। जी यस सर जी। इसका कमेंट आप फिर खुद देख ले, जब ये नोट्स आपको मिल जाएं तो उसको आप रीड कर ले। ठीक है, अच्छा। द सेकंड लिमिटेशन ऑफ द कार्नोट साइकिल वाज द एक्सपेंशन इनसाइड द टरबाइन। ये लिमिटेशन क्यों बनी थी? वो इसलिए बनी थी कि अगर आप इसको देख ले कि द वर्क डन इनसाइड द टरबाइन कैन बी फाइंड आउट बाय इंटीग्रेटिंग दिस पार्शियल डिफरेंशियल डीपी मल्टीप्लाइड विद द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। ठीक है, यहां पर एक्सपेंशन किसकी हो रही है? लिक्विड की। अगर पिछले स्लाइड को आप देख ले, हमारे पास यहां पर लिक्विड बन रहा है 0.3 के ऊपर और उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। अब लिक्विड की जो वॉल्यूम होती है या स्पेसिफिक वॉल्यूम होती है वो बहुत लो होती है। तो अगर प्रेशर डिफरेंस आप कंसिडर कर ले एक्चुअल साइकिल के अंदर या प्रैक्टिकली जो आपका एयर कंडीशनर चलता है, जो प्रेशर डिफरेंस है ऑपरेटर और कंडेंसर के बीच वो बहुत कम होता है, और साथ में लिक्विड की जो वॉल्यूम होती है वो भी बहुत कम होती है। तो इस एक्सपेंशन से टरबाइन से जो वर्क मिलेगा वो वर्क बहुत ही स्मॉल होगा। ठीक है ना, इतना स्मॉल होगा कि उसको एक्सट्रैक्ट करना ही पॉसिबल नहीं है। फिर अगर आप टरबाइन की फ्रिक्शन लॉसेस और उसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी, ठीक है, वो कंसिडर कर ले तो आउटपुट पर आपको जो वर्क मिलेगा that cannot be utilized for the जो कार्नोट कंसिडर करता था कि उस वर्क का कुछ हिस्सा कंप्रेसर में यूज कर दो, तो इतनी कम अमाउंट में वर्क आपको मिलेगा कि उसको ना यूज करे तो बेहतर है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए टरबाइन डिजाइन करना और फिर उसको इस कंपोनेंट के अंदर इंस्टॉल करना इटसेल्फ जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर आपका अगर इसका कैपिटल कॉस्ट कंसीडर कर ले कि इसके ऊपर आपका जो खर्चा आएगा वो भी बहुत ज्यादा होगा, तो बजाय इसके कि इस बहुत स्मॉल अमाउंट में वर्क जो है आप एक्सट्रैक्ट कर ले, तो उस वर्क की बजाय आप सिंपली इसको थ्रॉटल करके इसका सिर्फ प्रेशर रिड्यूस कर ले और वर्क उससे ना ले तो वो बेहतर है। तो प्रैक्टिकली हमारे पास ये जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है फ्रॉम 3 to 4, वो इस रीजन की वजह से, कार्नोट की इस लिमिटेशन की वजह से उसको रिप्लेस किया है एक्सपेंशन थ्रू द थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो आइडियली जो प्रैक्टिकल साइकिल है हमारे पास उसमें जो है ये साइकिल इस आइसेंट्रोपिक 3-4 डैश से
चेंज हो के हमारे पास 3 to 4 बन जाएगा, जो कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, जिसमें 3 पॉइंट और 4 के ऊपर इंथैल्पी सेम रहेगी, सिर्फ प्रेशर जो है उसका ड्रॉप हो जाएगा। जी, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ ले। हेलो, क्लियर है सर। सर क्लियर है। बाकी स्टूडेंट्स के अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ ले। क्लियर है। नो सॉरी। अच्छा, जवाब आप थोड़ा सा बता देना किस तरह क्लियर है। ये क्यों टरबाइन को रिप्लेस करते हैं थ्रॉटलिंग से? क्योंकि सर उसमें टरबाइन पर बहुत खर्च आएगा हाँ, और उनकी इंस्टॉलेशन नहीं हो सकती, इस वजह से सर। खर्चा और इंस्टॉल, अगर वर्क बहुत ज्यादा आपको मिलता था तो फिर आप लगा देते या नहीं? फिर लगा सकते हैं सर, वर्क उसमें बहुत कम मिलता है हमारे। हाँ, so actually the reason is that the work that you get inside the turbine is very low, so that is why the economic justification is not possible। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा मिलता तो फिर उसको जस्टिफाई आप कर सकते थे, ठीक है ना। अच्छा, so the next slide is the next slide is this one। अच्छा, जो अभी हमने डिस्कशन की है कि वेट कंप्रेशन को ड्राई कंप्रेशन से रिप्लेस करेंगे, इससे कार्नाट की एक तीसरी प्रोसेस जो कंडेंसर के अंदर होती है, ये वाली, ये भी जो है थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। वो क्यों, इसको पढ़ लेते हैं अभी। अच्छा, कार्नाट की जो तीसरी प्रोसेस थी, अगर इस स्लाइड को आप देख ले, 2 to 3, that is isothermal heat rejection। Why isothermal heat rejection? Because this is at constant temperature, TC के ऊपर ये हो रहा है, तो इसलिए इसको isothermal कहते हैं। और इसमें हीट रिजेक्शन होती है, तो इसलिए इसको isothermal heat rejection कहते हैं। तो अगर isothermal heat rejection प्रोसेस हम आइडियल साइकिल में कर दे, तो कार्नाट और जो प्रैक्टिकल साइकिल होगा हमारा, वो एक जैसा हो जाएगा। लेकिन जब ड्राई कंप्रेशन आप करते हैं तो ये 2 to 3 प्रोसेस भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। वो क्यों? वो इसलिए कि जब 0.1 को आप यहां पर ले आए और उससे आप टेम्परेचर बढ़ा दे, इस पीसी से पीई से आपने पीसी के ऊपर तो इस प्रेशर को लेके आना है। दैट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ दिस रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो जब इस पीई से इस पॉइंट से आप इस पीसी के ऊपर लाएंगे आइसोट्रॉपिकली, तो आपका ये 2 पॉइंट नहीं आएगा, बल्कि यहां पर ऊपर आ जाएगा। तो अगर ऊपर आप देख ले, तो फाइनल स्टेट आफ्टर द कंप्रेशन, दिस पॉइंट 2 विल नॉट बी ओवर हियर, बट इट विल बी सम बिट आउटसाइड दिस डोम। तो लेट्स से यहां पर है, तो उसकी टेम्परेचर जो है इस पॉइंट 2 से ज्यादा होगी। तो फिर जब इसके साथ एयर कांटेक्ट में आएगी, तो हीट रिजेक्शन इस डोम के बाहर जब हीट आप वो रिजेक्ट करेगा वो रेफ्रिजरेंट, तो कुछ जो है इसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा इस डोम के इस पॉइंट तक, क्योंकि कंडेंसर के अंदर प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है। प्रेशर आपका यूनिफॉर्म रहता है और यूनिफॉर्म प्रेशर पर आप उससे हीट रिजेक्ट करते हैं। डोम के अंदर आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन होती है, तो वो सही है, लेकिन डोम के बाहर कांस्टेंट प्रेशर पर आप किसी सोर्स से हीट रिजेक्ट करते हैं, तो वो आइसोथर्मल नहीं रहती, बल्कि वो आइसोबैरिक रह सकती है कांस्टेंट प्रेशर, लेकिन टेम्परेचर डोम के बाहर वो चेंज होगा। तो इस एग्जिट पॉइंट यहां से लेकर इस पॉइंट 2 तक उसका टेम्परेचर भी साथ में चेंज होगा। तो ये प्रोसेस फिर 2 के ऑनवर्ड 3 तक जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। सो दिस आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन इज आल्सो नॉट पॉसिबल if we are performing the dry compression, which is one of the practical requirement for the refrigeration cycle। तो इसलिए जो है आप आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। एक इसका ये बन सकता है कि आप क्या कर ले, इसको इंटरमीडिएट प्रेशर पर लेके जाए, ठीक है, और फिर क्या करे, उसको आइसोथर्मली कंप्रेस कर ले, लेकिन वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये देख ले, यहां पर पीई है और ऊपर पीसी है। आपने इस स्टेट पॉइंट 1 से पीसी के ऊपर रेफ्रिजरेंट को लाना है। तो एक तरीका तो यह है कि डायरेक्टली आइसेंट्रोपिकली इसको कंप्रेस कर दे और यहां पर आ जाए, ठीक है।
दूसरा तरीका यह है कि इंटरमीडिएट प्रेशर पर आए और फिर आइसोथर्मली इससे हीट रिजेक्ट करके इस प्रेशर पर ले आए। लेकिन आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन जो है डोम के बाहर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप कंप्रेस करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप उससे हीट रिजेक्ट करोगे, दोबारा उस टेम्परेचर पर लाओगे, फिर थोड़ा सा कंप्रेस करोगे, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर उससे हीट रिजेक्ट करोगे। So if you are doing this heat rejection from 2 to 3 isothermally, this will not be practically possible because this process has to be performed very slowly. ठीक है, बहुत स्लो प्रोसेस होगा। तो आपको पता है कि एयर कंडीशनर आपका रूम के अंदर कंटिन्यूसली चलता है, तो अगर इस पोर्शन के लिए अगर ये प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए एयर कंडीशनर 1 दिन ले रहा हो या 2 दिन ले रहा हो, तो आपका ये एयर कंडीशनर प्रैक्टिकली जो है एयर कंडीशनिंग पर्पसेस के लिए यूज नहीं होगा। तो आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द कार्नोट साइकिल। तो हम क्या करेंगे कि 1 से 2 तक की बजाय हम 1 से इस प्रेशर पर आइसोट्रॉपिकली ले आएंगे और फिर आइसोबेरिकली जो है हम इससे हीट रिजेक्ट करेंगे और 4 की तरफ आएंगे। सो आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन which the Carnot cycle says has to be replaced with the isobaric heat rejection inside the practical ideal cycle। तो हम जो है practically isobaric process पर जाएंगे और हमारा ये process जो है इस तरह 1 to 2 चला जाएगा और फिर isobarically constant pressure के ऊपर उससे हीट रिजेक्ट होगी और वो लिक्विफाइड होगा। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि 2 से लेकर इस डोम के वेपर लाइन तक जो है इसका टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग द हीट रिजेक्शन इनसाइड द कंडेंसर। ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये कंडेंसर के अंदर हो रहा है। ठीक है, सो द आइसोथर्मल compression is difficult, so the practical limitation of the Carnot cycle is isentropic expansion, वो पॉसिबल नहीं है। आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन पॉसिबल नहीं है जो कि कंडेंसर के अंदर वो इज्यूम करता था, और तीसरी जो थी वो वेट कंप्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसको रिप्लेस करके हमारे पास जो आइडियल या जो प्रैक्टिकल साइकिल बनता है वो इस स्लाइड में शो हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्लाइड से आपके रिलेवेंट जो क्वेश्चन है वो आप पूछ ले, फिर इस स्लाइड को डिस्कस करते हैं और इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, अच्छा अभी जो क्वेश्चन है आपके वो पूछ ले। इस कंडेंसर की लिमिटेशंस भी होंगी। अच्छा, कंडेंसर की क्या लिमिटेशंस होंगी? मतलब हम इतना एफिशिएंट कंडेंसर बना सकते हैं कि वो इतना टेंपरेचर ड्रॉप कर ले कि मतलब डायरेक्ट थोड़ा टेंपरेचर रिड्यूस हो जाए, मतलब हाँ, वो डिपेंड करता है आपके मीडियम के ऊपर कि आप ईयर जो है एज अ कूलिंग मीडियम कंडेंसर के साथ ले आ रहे हैं। दूसरी उसका जो है वो लेट्स से ईयर की जगह अगर आप एयर कंडीशनर के बैक साइड पर आप कंडेंसर यूनिट के ऊपर पानी फेंक दे तो उससे भी आप उसका टेम्परेचर मजीद ड्रॉप कर सकते हैं। तीसरी पॉइंट, आप HMT में इंशाल्लाह कंडेंसर या हीट एक्सचेंजर की डिस्कशन उसमें आप करोगे तो उसमें भी आप जो है उस कंडेंसर की या हीट एक्सचेंजर की जो एफिशिएंसी है या उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कुछ और पैरामीटर से भी इन्हांस आप कर सकते हैं, तो वो भी आप डिजाइन में ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इनसे जो है आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्ट होती है कंडेंसर की। तो ये सब चीजें आप जहन में रखेंगे। तो कंडेंसर की जो अभी हमने बात की है कि आइसोथर्मली हीट रिजेक्शन इनसाइड द कंडेंसर इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, और उसकी वो रीजन क्या थी कि जब ड्राई कंप्रेशन आप करोगे तो कंडेंसर के प्रेशर के ऊपर कंडेंसर का जो इनलेट रेफ्रिजरेंट होगा वो गैसियस फॉर्म में होगा और वो डोम से बाहर होगा। तो डोम से बाहर आपका सिंगल फेज होता है, तो सिंगल फेज से जब आप हीट रिजेक्ट करते हैं या हीट निकालते हैं उस गैस से, तो उस हीट निकालने की वजह से उससे सेंसिबल हीट रिजेक्ट होती है, और सेंसिबल हीट वो होती है कि उसके साथ साथ उसका टेम्परेचर भी चेंज होता है। जब वो डोम के अंदर आ जाए तो वो फिर आइसोथर्मल रहता है। तो कार्नोट चूंकि डोम के अंदर परफॉर्म होता था तो इसलिए जो है उसमें आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन जो है वो इज्यूम करता था। प्रैक्टिकली चूंकि डोम के अंदर
डुअल फेज को कंप्रेस करना पॉसिबल नहीं था, तो डोम से बाहर आप जब निकालते हैं और उसको कंप्रेस करते हैं रेफ्रिजरेंट को, तो एग्जिट स्टेट, कंप्रेसर के एग्जिट पर आपका रेफ्रिजरेंट जो है गैसियस स्टेट में होता है। तो गैसियस स्टेट को जब आप कंडेंस कराओगे, उससे हीट निकालोगे, तो कुछ पोर्शन उसका सेंसिबल हीट में पर मुश्तमिल होगा और कुछ लेटेंट पर मुश्तमिल होगा। तो वो पूरे प्रोसेस के लिए आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन नहीं होगी, बल्कि वो कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस होगी, जिसको हम आइसोबैरिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस कह सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। और सर ये जो कंप्रेसर कंडेंसर है ये हमारे आउटसाइड रूम होते हैं, ओपन एनवायरनमेंट में? आपका जो एसी यूनिट का जो कंप्रेसर होता है स्प्लिट एसी में, वो आपका जो बाहर जो बॉक्स लगा होता है उसमें इंस्टॉल होता है और उसी में एक फैन होता है, ठीक है। विंडो में भी रूम के बाहर लगा होता है, लेकिन वो जो रूम के अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसके साथ वो अटैच होता है। और ये जो है विंडो एसी की एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि आपको पता है कि कंप्रेसर एक मैकेनिकल कंपोनेंट है, उसमें जब कंप्रेशन होती है तो साथ में उसका नॉइज भी क्रिएट होता है। तो चूंकि वो विंडो एसी बिल्कुल रूम के साथ लगा होता है, तो उसका शोर आपको रूम के अंदर भी सुनाई देता है। एक इसकी ये रीजन है। दूसरी रीजन उसकी ये है कि आपको पता है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर या एयर कंडीशनर के अंदर कंडेंसर हाई टेम्परेचर पर होता है और एवापोरेटर लो टेम्परेचर पर होता है। तो अगर दोनों साथ में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो तो कंडक्शन मोड के थ्रू भी जो है कंडेंसर से एवापोरेटर को हीट ट्रांसफर हो सकती है, जो कि हम नहीं चाहते कि वो हो जाए। तो ये एडवांटेज हमें स्प्लिट एसी में मिल जाती है, क्योंकि उनके बीच जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होती कंडेंसर और एवापोरेटर के बीच। तो आपका जो क्वेश्चन था कि ये रूम के बाहर होता है, तो ये कंप्रेसर और कंडेंसर ये चीजें आपके रूम के बाहर होती है। जी और कोई क्वेश्चन? हेलो, अच्छा, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। उसमें वो टीएस और पीएच डायग्राम डिस्कस करते हैं और फिर इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है। अच्छा, so this is the practical vapor compression cycle, although this cycle itself is not practical। अगर practical cycle आप ड्रा कर ले तो इसमें भी थोड़ी बहुत deviation होती है, लेकिन हम एनालिसिस इसी साइकिल के ऊपर, एयर कंडीशनिंग इस सब्जेक्ट के अंदर इसी साइकिल के ऊपर हमारी एनालिसिस होगी, ठीक है। वो प्रैक्टिकल साइकिल जो है कुछ वीक बाद जो है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आप क्या कर ले, इस यूनिट को देख ले। इस लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास 1 और 2 के बीच कंप्रेसर लगा हुआ है। कंप्रेसर में आप इस सिस्टम को वर्क देते हैं, कंप्रेसर 1 स्टेट से 2 की तरफ जो है कंप्रेशन करके। तो आइसोट्रॉपिकली हम इज्यूम करते हैं, प्रैक्टिकली आइसोट्रॉपिक कंप्रेशन नहीं होती, थोड़ी बहुत जो है एंट्रोपी चेंज होती है, लेकिन वी इज्यूम इट फॉर द एनालिसिस पर्पस दैट दिस प्रोसेस इज आइसोट्रॉपिक। सो आइसोट्रॉपिकली टीएस डायग्राम पर 1-2 चूंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर एंट्रोपी है, तो 1-2 प्रोसेस जो है हमेशा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। फिर जो है 2-3 हमारे पास कंडेंसर आता है। तो कंडेंसर का इनलेट गैसियस स्टेट है और एग्जिट उसका कंप्लीटली सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट है। तो जब लिक्विड गैसियस स्टेट में 2 पर आएगा, इस कॉइल में जाएगा, इस कॉइल से आप एयर क्रॉस फ्लो में इसकी मोशन कराएंगे, तो वही ट्रिक के एयर की टेम्परेचर लो है, रेफ्रिजरेंट का जो इस कॉइल के अंदर सर्कुलेट होता है उसका टेम्परेचर हाई है, तो हीट ट्रांसफर हो जाएगी रेफ्रिजरेंट से एयर को। तो एज अ रिजल्ट उस रेफ्रिजरेंट से हीट रिजेक्ट होगी, तो सबसे पहले वो उसकी हीट रिजेक्ट होके सेंसिबल हीट यहां तक रिजेक्ट हो जाएगी। फिर डोम के अंदर वो आ जाएगा और 3 पॉइंट पर कंप्लीटली लिक्विड स्टेट मिल जाएगा। फिर यहां पर जो है कोई टरबाइन इंस्टॉल नहीं है, बल्कि यहां पर एक्सपेंशन वाल लगा हुआ है। रेफ्रिजरेटर के अंदर ये एक्सपेंशन वाल नहीं होता, बल्कि कैपिलरी ट्यूब होता है, और कैपिलरी ट्यूब के अंदर थ्रॉटलिंग प्रोसेस होती है। कैपिलरी ट्यूब की डायमीटर अगर आप देख ले तो वो मिलीमीटर में होती है, बहुत लो डायमीटर ट्यूब होता है। तो जब उससे फ्लो होती है तो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की वजह से जो है वो थ्रॉटलिंग काज हो जाती है, प्रेशर ड्रॉप होता है और लिक्विड थ्रॉटल होके 3 पॉइंट से 4 के ऊपर
आ जाता है, ठीक है। सो द 0.324 इज नॉट आइसेंट्रोपिक, क्योंकि एंट्रोपी ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एंट्रोपी इसमें चेंज होगी। एंथैल्पी जो है आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, तो एंथैल्पी जो है 3 to 4 वो कांस्टेंट रहेगी। फिर डोम के अंदर जो है वो आ रहा है, तो हमारे पास कार्नाट साइकिल में और आइडियल वेपर कंप्रेशन साइकिल में एक कॉमन प्रोसेस ये है कि अगर डोम के वेपर सिचुएटेड वेपर लाइन तक जो है आप वेपर्स को जनरेट कर ले एकदम से, उसके बाद आप उसको कंप्रेस कर दे, तो ये प्रोसेस कार्नाट साइकिल में और इस वेपर आइडियल जो प्रैक्टिकल साइकिल है इस दोनों में वो कॉमन हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी कांस्टेंट प्रेशर पर इस डोम से इस इवेपोरेटर से जो बाहर रेफ्रिजरेंट निकल रहा है, अगर उसको सुपर हीटेड रीजन में ले जाए और फिर उसको कंप्रेस कर दे, तो फिर जो है यहाँ पर आइसोथर्मल हीट एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, बल्कि वो सेंसिबल हीट भी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो इवेपोरेटर में डुअल फेज में एंटर होगा, कॉइल से गुजरेगा और कॉइल से एक तरह से ईयर आएगी, रूम के अंदर वाली ईयर वो ठंडी होगी, वो उसका टेम्परेचर हाई होगा, कॉइल का टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट का कम होगा, तो ईयर से हीट मिल जाएगी रेफ्रिजरेंट को, रेफ्रिजरेंट खुद इवेपोरेट होगा और ईयर की टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर वो हीट रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब करेगी और ईयर की टेम्परेचर जो है वो सेंसिबल हीट रिजेक्ट करेगी, ईयर का टेम्परेचर ड्रॉप होता जाएगा। तो इसीलिए जब आप एसी के पैनल के सामने हाथ इस तरह रखते हैं तो वो ईयर जो है वो बहुत ठंडी होती है। अच्छा, इसी साइकिल को पीएच, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है। ड्यूरिंग द कैलकुलेशन पर्पसेस आप कैलकुलेशन पीएच डायग्राम से आप करेंगे, उसमें एंथैल्पीज वगैरह आप फाइंड करोगे, तो हर रेफ्रिजरेंट के लिए ये पीएच डायग्राम बना होता है। तो यूनिट के अंदर, एसी के अंदर जो भी रेफ्रिजरेंट चार्ज होगा उसी का पीएच चार्ट यूज करके जो है आप जो परफॉर्मेंस पैरामीटर के लिए जो अननोन पैरामीटर है वो आप फाइंड करोगे। तो सबसे पहले इस पीएच डायग्राम को देखते हैं। अच्छा, तो अगर इस पीएच डायग्राम को सबसे पहले देख ले, 2 to 3 जो है हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है और इस पीएच डायग्राम में हमारे पास वर्टिकल एक्सिस पर पी है, प्रेशर है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर एंथैल्पी है। तो 2 to 3 चूंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन जो है आप ड्रा कर दोगे पीएच डायग्राम के ऊपर, और 2 स्टेट चूंकि टीएस डायग्राम पर डोम से बाहर है तो 0.2 जो है डोम से बाहर होगा, और 0.3 जो है चूंकि टीएस डायग्राम पर डोम के साथ कनेक्ट हुआ है तो 3 जो है डोम के साथ कनेक्ट होगा। तो पीएच डायग्राम पर आपका प्रोसेस जो है 2 to 3 जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। फिर 3 to 4 आपका थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, जिसमें एंथैल्पी जो है 0.3 और 4 के ऊपर कांस्टेंट रहती है। तो पीएच डायग्राम में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आपके पास एंथैल्पी है, तो चूंकि 3 और 4 पॉइंट पर एंथैल्पी कांस्टेंट है तो आपका ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, और 3 पॉइंट डोम के साथ सिचुएटेड लिक्विड लाइन के साथ टीएस डायग्राम पर टच हुआ है, तो ये भी इधर जो है स्टार्टिंग पॉइंट इस थ्रॉटलिंग प्रोसेस का 0.3 डोम के साथ टच होगा और 0.4 जो है डोम के अंदर रहेगा। फिर जो है जो इवेपोरेटर के अंदर जो प्रोसेस है दैट इज अ कांस्टेंट प्रेशर एज वेल एज इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इट इज आल्सो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो डोम के अंदर ये भी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो एक एंड डोम के अंदर है 0.4, तो वो भी यहाँ पर 0.4 आ जाएगा, और दूसरा एंड डोम के साथ टच हो रहा है तो 0.1 जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है इवेपोरेटर और कंडेंसर के अंदर, एक आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है ड्यूरिंग द एक्सपेंशन, और तीसरी प्रोसेस जो है 1 to 2 वो आइसेंट्रोपिक है, जो कि टीएस डायग्राम पर बिल्कुल वर्टिकल है, और पीएच डायग्राम पर कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस जो है वो इस तरह एक इंक्लाइन लाइन होती है, तो वो इसलिए जो है 1 और 2 के बीच एक इंक्लाइन लाइन जो है यहाँ पर शो हुआ है। इस पीएच डायग्राम के ऊपर और भी डिस्कशन होगी, वो इंशाल्लाह एक लेक्चर बाद जो है वो डिस्कशन होगी, इसको हम डिस्कस करेंगे, इसको यूज किस तरह से करना है वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो अगर इस स्लाइड से रिलेवेंट आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। जी सर, ये जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर होता है,
सर जिसके हाँ दो पार्ट्स होते हैं सर, एक फ्रीजर होता है और एक सर नीचे जो दूसरा वाला होता है सर, उनमें उनमें भी एक साइकिल होगा रिपीट, और फिर मतलब दोनों में सर यही साइकिल है कि सेम साइकिल होगा या थोड़ा डिफरेंट तो होगा? किस में, रेफ्रिजरेटर में और फ्रीजर में? यस सर, सर एक फ्रीजर का जो पार्ट है और एक सर दूसरा जो जनरल जो रेफ्रिजरेटर है जो फ्रीज नहीं करता सर, वो एक ही उसमें है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप एक रेफ्रिजरेटर की वर्किंग का आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, कि ऊपर बर्फ बनती है, नीचे सब्जी आप रखते हो, ठीक है, उसमें एग्जैक्टली यही साइकिल यूज होता है, ठीक है। लेकिन उसमें उस फ्रीजर कंपार्टमेंट को आप जब बंद करते हैं तो उसके अंदर जो इनक्लोज्ड एयर होती है उसमें एक नेचुरल सर्कुलेशन होती है। नेचुरल सर्कुलेशन का क्या मतलब है कि जब जो फ्रीजर का कंपार्टमेंट है जहां पर बर्फ बनती है वो एग्जैक्टली आपका एवापोरेटर यूनिट होता है, उसमें वो रेफ्रिजरेंट आता है और फिर उससे बाहर निकल के जो फ्रिज का बाहर जो ब्लैक कलर में जो ट्यूब्स आपको नजर आते हैं वो उसका कंडेंसर यूनिट होता है, और एक ब्लैक बॉक्स जो आपको एक कोनिकल शेप आपको नजर आता है वो उसका कंप्रेसर होता है। और उसी फ्रिज के बैक साइड पर एक बहुत ही स्मॉल सी डायमीटर की ट्यूब आपको कॉइल फॉर्म में नजर आएगी, वो उसकी वो कैपिलरी ट्यूब है या वो उसका ये वो एक्सपेंशन डिवाइस है। तो अब अंदर उसके अंदर क्या काम होता है, जब फ्रीजर में रेफ्रिजरेंट लो टेम्परेचर पर आता है तो वहां पर जो एयर कांटेक्ट में आती है उस फ्रीजर कंपार्टमेंट के साथ, जहां पर फ्रीजर के ऊपर अगर आपने देखा हो तो उसके ऊपर बर्फ भी बनी होती है। वो क्यों बनती है? वो इसलिए बनती है कि उसकी टेम्परेचर बहुत लो होती है, और जब ईयर उसके साथ कांटेक्ट में आती है तो आपको पता है कि ईयर के अंदर ह्यूमिडिटी होती है, तो वो ह्यूमिडिटी बहुत लो टेम्परेचर पर जब आ जाए तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्रॉस हो जाती है तो वो फ्रीज हो जाता है। अब ये ईयर जब ऊपर जब ये ईयर बहुत ठंडी हो जाए तो इसकी आपको पता है कि किसी चीज को आप गर्म करते हैं तो उसकी डेंसिटी जो है वो लो होती है, और फिर जब उसी मीडियम को आप ठंडा कर दे तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। तो अब जब एयर ऊपर कांटेक्ट में आ जाए तो उसकी डेंसिटी बहुत हाई होगी, तो वो हाई डेंस एयर जो है ऊपर से नीचे जो फ्रिज का जो नीचे वाला हिस्सा है वो नीचे आ जाएगा, और नीचे जो गर्म एयर है वो लो डेंसिटी की वजह से ऊपर चली जाएगी। तो जब ये लो डेंसिटी गर्म एयर जब ऊपर उस फ्रीजर के टॉप सरफेस के साथ चली जाएगी, वो एयर जो है वो ठंडी हो जाएगी, तो वो एयर जो है दोबारा नीचे आ जाएगी और उसको रिप्लेस कर देगी एक और गर्म एयर। तो इस तरह एक नेचुरल सर्कुलेशन उसमें सेट हो जाता है। तो ऊपर जो है जो आपको लो टेम्परेचर पर कोई फूड स्टफ चाहिए वो आप रखते हैं, नीचे जो आपका लो टेम्परेचर चाहिए सब्जियों के लिए तो आप वो चीज आप रखते हैं। तो इसलिए जो है ये प्रोसेस जो है उसके अंदर ये होता है। बाकी जो साइकिल आपका होता है वो एग्जैक्टली यही वेपर कंप्रेशन साइकिल उसमें परफॉर्म होती है। जी यस सर। सर तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो नीचे वाला कंपोनेंट पार्ट है हमारा जिसमें सब्जियां वगैरह रखी हैं सर, वो भी फ्रीज हो जाए या हो सकता है? हाँ, वो भी पॉसिबिलिटी है। जो आपके फ्रीजर है, फ्रिज के अलावा जो दूसरा होता है उसमें जो है एक साइकिल है जिसको कैस्केड साइकिल या इस तरह एक टर्मिनोलॉजीज है, उसमें रेफ्रिजरेंट को दो डिफरेंट एक्सपेंशन डिवाइस से गुजारते हैं। तो एक को उस प्रेशर पर उसको थ्रॉटल करते हैं जिसमें जिस कंपोनेंट के अंदर उसको लेके जाते हैं ताकि उसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड हो उस टेम्परेचर पर उसको ले थ्रॉटल कर देते हैं। अगर उससे कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड हो तो उसको किसी दूसरे एक्सपेंशन डिवाइस से बाकी रेफ्रिजरेंट उससे जो है वो थ्रॉटल कर देते हैं। तो डिपेंड उस पर करता है कि आपको कौन सा टेम्परेचर रिक्वायर्ड हो। साइकिल आपका वही होगा, बल्कि आपकी कुछ पोर्शन ऑफ द रेफ्रिजरेंट की एक तरह से थ्रॉटलिंग होगी, दूसरे पोर्शन ऑफ द रेफ्रिजरेंट की दूसरी तरह से थ्रॉटलिंग होगी। थ्रॉटलिंग सिर्फ आपकी चेंज हो जाएगी। एवापोरेटर दो डिफरेंट एवापोरेटर आप यूज करोगे, दो डिफरेंट प्रेशर पर वो परफॉर्म होगा, बाकी साइक्लिक फिनोमेना एग्जैक्टली वही रहेगा। राइट सर। जी, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ ले, नहीं है तो फिर वाइंड अप करते हैं इसको। जी, एनी क्वेश्चन? सर जी ये सही, ये रेफ्रिजरेशन का ये जो प्रोसेस है सर जी, इसमें हीटिंग इफेक्ट रूम में पैदा नहीं होगा फिर इससे? हो सकता है। जो कंडेंसर में आप
रेफ्रिजरेंट से हीट रिजेक्ट करते हैं सराउंडिंग एयर को, अगर इसी विंडो टाइप एसी को आप उल्टा कर दे, जो रूम के अंदर हिस्सा है वो बाहर की तरफ कर दे और जो बाहर वाला हिस्सा है वो रूम के अंदर कर दे, तो आप उसको सर्दियों में या विंटर सीजन में उसको आप हीटिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। और इस मोड में आप अगर इसको चलाएंगे तो इसको हीट पंप कहते हैं। ठीक है, तो आजकल जो स्प्लिट की टेक्नोलॉजी है उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप रिमोट के थ्रू आप उसकी जो है मतलब उसको हीटिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। उसमें जो है आपका साइकिल वही रहेगा, सिर्फ रेफ्रिजरेंट की जो फ्लो की डायरेक्शन है, जो इनिशियली ऑपरेटर में इंडोर में जाता था, वो जो है हीट पंप मोड में वो कंडेंसर में लो प्रेशर पर जाएगा और हाई प्रेशर में आपके जो इंडोर यूनिट है जो रूम के अंदर लगा है वो हाई प्रेशर पर यहाँ पर आ जाएगा। और इसके लिए एक वाल यूज होता है जिसको 4-वे वाल कहते हैं, और वो 4-वे वाल ये काम परफॉर्म करता है। और इसके ऊपर आपके 8 सेमेस्टर में एक लैब होगा इंशाल्लाह, जब आप 8 सेमेस्टर में जाएंगे, टू ऑपरेट द एयर कंडीशनर इन अ हीट पंप मोड एंड टू evaluate the performance parameter of that air conditioner। तो उसमें उस 4-वे वाल की डिस्कशन होगी कि ये किस तरह से काम करता है, किस तरह ऑपरेटर को कंडेंसर में और कंडेंसर को ऑपरेटर में जो है वो चेंज करता है। साइकिल वही रहेगा, सिर्फ कंपोनेंट की पोजीशन जो है फ्लो की डायरेक्शन की वजह से वो चेंज हो जाएगी। जी थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है? ओके, नहीं है क्वेश्चन तो मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूं और